शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। वेस्टवर्ल्ड का थर्ड सीजन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है और आप भी इसे देखने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओगे। ये कहानी है वेस्टवर्ल्ड के बाहर की एक्चुअल फ्यूचरिस्टिक दुनिया की, जहां पर टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है। यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, फ्लाइंग कार्स हैं, मजदूरी करने वाले साथी रोबोट्स हैं और ह्यूमंस अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे हो गए हैं। सीजन 3 की शुरुआत होती है डेलॉस के एक साथी इन्वेस्टर से। बाकी ह्यूमंस की तरह ये भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के भरोसे रह रहा होता है। सीजन 2 के वेस्टवर्ल्ड में हुए खून खराबे के बाद डेलॉस को भारी भरकम नुकसान हुआ होता है। ये भाई इसी चीज को लेकर परेशान होते हैं। इसके बाद ये अपने घर जाकर सो जाता है और सोने से पहले इस अजीब से डिवाइस को अपने मुंह में दबा लेता है। एग्जैक्टली पता नहीं, बट मुझे लगता है ये डिवाइस इसके दिमाग पर काबू करके इसकी सोने में मदद करेगा। जब ये भाई आराम से सो रहा होता है तब वहां पर डिलोरिस आ जाती है और उसके घर में लगे सिक्योरिटी सिस्टम को आसानी से हैक करके अंदर घुस जाती है। ये फिर इसे बताती है कि वो जानती है कि सालों पहले इसने अपनी पहली बीवी का खून किया था और बाद में मामले को रफा दफा करके इसने दूसरी शादी कर ली। तो ये सब डिलोरिस को कैसे पता? क्योंकि ये बंदा भी वेस्टवर्ल्ड में घूमने आया करता था और इसके दिमाग की एक कॉपी वहां फौज में मौजूद थी। डिलोरिस ने इसकी सारी मेमोरीज को पढ़ लिया और चली आई उसे ब्लैकमेल करने। डिलोरिस फिर इसे ब्लैकमेल करती है और बदले में इससे ढेर सारा पैसा और उसकी पुरानी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ले लेती है। डेलॉस के लिए काम करने से पहले यह बंदा इनसाइट नामी कंपनी के लिए काम करता था, जिसका सीक्रेट डाटा इसने अभी तक अपने पास छुपाए रखा था। डिलोरिस फिर इसे अपने जाल में फंसा के मार देती है और उसका पैसा और इनसाइट कंपनी का सीक्रेट डेटा लेके वहां से चली जाती है। फिर हमारी मुलाकात होती है शो के नए मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम होता है केलब। यस, वही ब्रेकिंग बैड वाला बंदा। फिर हम एक मोन्टाज में केलब की डेली जिंदगी के बारे में जानते हैं। केलब पहले मिलिट्री के लिए काम करने वाला एक सिपाही होता है, जो एक फेल्ड मिशन के बाद रिटायरमेंट लेकर अब आम जिंदगी जी रहा होता है। केलब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट जॉब करने के साथ साथ वो एक अच्छे जॉब की तलाश में इंटरव्यूज़ भी दे रहा होता है, बट ये हमेशा रिजेक्ट हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि केलब की एक बीमार माँ है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इंटरेस्टिंगली, ये जब भी अपने माँ से मिलने जाता है तब वो उसे बोलती है कि तू मेरा असली बेटा नहीं है। फिर वो भी उस डिवाइस को अपने मुंह में दबाकर सो जाती है। तू मेरा असली बेटा नहीं है। क्या इसका मतलब केलब भी एक रोबोट है या फिर ये वेस्टवर्ल्ड वाले फिर से हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं? एनीवेज, तो अपने माँ के हॉस्पिटल का खर्चा निकालने केलब बीच बीच में एक ऐप को यूज करके इलीगल काम करके पैसा कमा रहा होता है, जिसमें शामिल होता है चोरी, एटीएम मशीन लूटना और इधर का माल उधर करना। इसी दौरान केलब को अपने पुराने मिलिट्री साथी के फोन आते रहते हैं, जिसके साथ बात करके वो हमेशा इमोशनल हो जाता है। इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ डेलॉस के कॉन्फ्रेंस रूम में शार्लेट और कंपनी के अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डेलॉस का फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं कि तभी शार्लेट बताती है कि हमें इस कंपनी को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ढेर सारे होस्ट यानी रोबोट्स का प्रोडक्शन शुरू करना होगा। शार्लेट का प्लान होता है कि हम लोग वेस्टवर्ल्ड के हादसे का सारा जिम्मेदार बर्नार्ड को बना देंगे कि बर्नार्ड पगला गया और इसी ने सारे रोबोट्स को वहां मौजूद ह्यूमंस को मारने के लिए प्रोग्राम किया और इसके बाद वो वहां से भाग गया। आई नो, आप लोग सोच रहे होंगे कि वेट, सीजन 2 में तो शार्लेट मर गई थी और डिलोरिस तो अब अपनी असली बॉडी में वापस आ गई है, तो शार्लेट की इस रोबोट बॉडी में कौन है? ये अभी तक एक राज है। शायद डिलोरिस ने अपनी एक और कॉपी बनाकर उसको इस बॉडी में डाल दिया या फिर ये कोई और है। जो भी हो, ये वाली शार्लेट पक्का डिलोरिस के इशारों पर काम कर रही है। बाकी मेंबर्स डेलॉस के सारे शेयर्स बेचकर कल्टी मारना चाहते हैं, बट फिर शार्लेट उनके बॉस एआई की मदद से कंपनी को प्राइवेट बनाने का प्लान अप्रूव करा लेती है। कहा था ना, फ्यूचर के सारे ह्यूमंस पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके एल्गोरिदम पर डिपेंडेंट है। बर्नार्ड अपना भेस बदलकर अब एक एनिमल फार्म हाउस में काम कर रहा होता है। इधर हमें पता चलता है कि बर्नार्ड ने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करके अपने 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज बनाए हैं। एक गुड बॉय बर्नार्ड, जो दिन के वक्त इस फार्म हाउस में काम करने वाला एक वर्कर होता है, और एक बैड एज बर्नार्ड, जो बस मुसीबत के वक्त एक्टिवेट होता है। हर रात बर्नार्ड अपना लॉग चेक करता है, ये देखने के लिए कि कहीं फिर से डिलोरिस ने या किसी ने इसके मेमोरीज तो नहीं डिलीट किए। डेलॉस फिर बर्नार्ड को एक वांटेड क्रिमिनल घोषित कर देती है और उसकी फोटो हर इधर छपवा देती है। बाकी सब तो ठीक है, बट मुझे नहीं पता था कि ये रोबोट दाढ़ी भी बढ़ा सकते हैं। फिर वहां फार्म हाउस में काम करने वाले 2 वर्कर्स बर्नार्ड की वांटेड फोटो देखकर उसे पहचान लेते हैं और इनाम हासिल करने के चक्कर में उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं।
बर्नार्ड फिर अपना गुड बॉय प्रोफाइल लॉग आउट करके अपना बैड एस प्रोफाइल एक्टिवेट करता है और फिर बैड एस बर्नार्ड इन दोनों को मार के वहां से भाग जाता है और जाकर एक बोट वाले से बोलता है कि मुझे वेस्ट वर्ल्ड जाना है। उधर डेलोरिस ने इनसाइड के सीईओ को ढूंढकर अपना बॉयफ्रेंड बना दिया है। इसका बॉयफ्रेंड फिर एक मीटिंग के दौरान डेलोरिस को अपने हेडक्वार्टर्स ले जाता है और उसे अपने पापा के बनाए हुए रेहोबोम नामी सुपर पावरफुल एआई से मिलवाता है। इधर में पता चलता है कि दुनिया भर के ज्यादातर लोग और कंपनीज इसी एआई के एल्गोरिदम की मदद लेती है, बट किसी को नहीं पता कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। कहा जाता है कि ये लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट करके उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और ह्यूमंस को इस पर बहुत भरोसा है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल होस्ट के डिजिटल माइंड्स की तरह दिखता है। इनफैक्ट अगर आप इनसाइड के लोगों को गौर से देखेंगे तो ये वो सीजन 1 वाले मेज की याद दिलाता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सीईओ साहब फिर एक सुपर कार में बैठकर अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और डेलोरिस एक सुपर बाइक को हाईजैक करके इसका पीछा करती है। लगता है डेलोरिस ने इनसाइड के चुराए हुए डेटा की मदद से सारे सिस्टम को हैक करना सीख लिया है। डेलोरिस फिर वहां पहुंचकर छुपके से अपने बॉयफ्रेंड के मीटिंग को सुनती है, जहां पर एक लेडी उसे बेसिकली धमकी दे रही होती है कि उसका एआई रेहोबोम अजीब से हरकतें कर रहा है। ये भाई फिर टेंशन में जाकर सब कुछ डेलोरिस के सामने उगल देता है और इसे बताता है कि इसके बाप के बनाए हुए एआई पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ये बस नाम के लिए इनसाइड का सीईओ है, बट रेहोबोम का सारा एक्सेस सिर्फ उसके पापा के पार्टनर को है। डेलोरिस फिर उससे इस सीक्रेट पार्टनर के बारे में पूछताछ करती है, बट इससे पहले कि वो कुछ बताए उसका बॉडीगार्ड आकर डेलोरिस को बेहोश कर देता है और इसे बताता है कि डेलोरिस एक फ्रॉड है जो सिर्फ तेरे से तेरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आई थी, और फिर ये डेलोरिस को उठाकर उसे ठिकाने लगाने लेके चला जाता है। बट जाते जाते ये बॉडीगार्ड अपने एक सीक्रेट डिलीवरी की रिक्वेस्ट उस इलीगल ऐप पर डालता है और इस जॉब को अपने केलब भैया एक्सेप्ट करते हैं। केलब फिर एक छोटे से बैग को लेकर बताए हुए लोकेशन पर जाकर डिलीवर कर देता है, बट इसे पता नहीं होता कि इस बैग में ड्रग्स के इंजेक्शंस हैं। केलब को दाल में कुछ काला लगता है, बट फिर वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहां से भगा देते हैं। केलब फिर जाकर वापस अपने उस पुराने दोस्त से कॉल पर बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि केलब का वो दोस्त एक्चुअली उस फेल्ड मिशन में मर चुका है और ये बस एक रोबोट कॉलिंग सर्विस है, लाइक ए काउंसलिंग, जिसकी मदद से आप अपने खोए हुए साथियों से बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। बट फिर केलब सच्चाई को स्वीकार लेता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और फिर वो उस सर्विस को अनसब्सक्राइब कर देता है, ये सोचते हुए कि बहुत हो गए रोबो कॉल्स, मुझे अब जाकर कुछ रियल लोगों के साथ रहना है। दूसरी तरफ वो बॉडीगार्ड डेलोरिस को केलब के लाए हुए इंजेक्शंस देता है, ये दिखाने के लिए कि डेलोरिस ड्रग्स के ओवरडोज से मर गई। बट बाद में ये लोग देखते हैं कि ढेर सारा ड्रग्स सिस्टम में जाने के बावजूद भी डेलोरिस की पल्स एकदम मस्त चल रही है। डेलोरिस फिर अचानक जाग जाती है और एक बैड एस एक्शन सीक्वेंस में सबको मार देती है। डेलोरिस फिर उस बॉडीगार्ड को बताती है कि मेरा ओरिजिनल प्लान तो तुझे ही किडनैप करना था। ये बंदा भी वेस्टवर्ल्ड में आया करता था, जिसके डेटा को यूज करके डेलोरिस ने इस बॉडीगार्ड का भी एक रोबोट वर्जन बनाया होता है। फिर नकली बॉडीगार्ड आकर असली वाले को मार देता है और उसकी जगह लेकर वापस इनसाइड यानी अपने सीईओ के पास चला जाता है। लड़ाई के दौरान डेलोरिस बुरी तरह जख्मी हो जाती है और वो किसी तरह जाकर एक ब्रिज के नीचे चली जाती है और यहाँ इसकी मुलाकात होती है केलब से। केलब फिर जख्मी डेलोरिस को अपनी बाहों में ले लेता है। आफ्टर क्रेडिट सीन में हमारी मुलाकात होती है मेव से, जो एक वर्ल्ड वॉर 2 वाले थीम पार्क में इंटरोगेशन ऑफिसर का रोल प्ले कर रही होती है। और यहाँ खत्म होता है एपिसोड 1। एपिसोड 2 का सारा फोकस मेव की स्टोरी लाइन पर ही होगा। तो इस वाले थीम पार्क का नाम होता है वॉर वर्ल्ड। जैसे वेस्टर्न थीम पार्क का वेस्ट वर्ल्ड, उसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 थीम पार्क वाला वॉर वर्ल्ड। इधर वेस्ट वर्ल्ड में मेव एक सीक्रेट ब्रिटिश स्पाई का रोल प्ले कर रही होती है, बट ये अब भी पूरी तरह से सेल्फ अवेयर होती है, मतलब वो जानती है कि ये सब रियल में नहीं हो रहा है। फिर वहां पर हेक्टर आ जाता है, जो हमें लगा था कि पिछले सीजन में मर गया था। हेक्टर फिर मेव को बताता है कि उसके पास इस जगह से सुरक्षित बाहर निकलने का एक सीक्रेट नक्शा है। बाहर जर्मन सोल्जर्स इसी सीक्रेट नक्शे को चुराने वाले को ढूंढ रहे होते हैं। मेव कुछ सोल्जर्स को अपने माइंड से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट ये टेक्निक उन पर काम नहीं करती। मेव को लगता है कि शायद वो अपने रोबोट होस्ट को कंट्रोल करने वाले सुपर पावर्स को खो चुकी है। ये दोनों फिर किसी तरह जर्मन सोल्जर से बचते बचाते वहां से भाग जाते हैं और फिर हेक्टर मेव को एक प्लेन के पास ले जाता है। अंदर जाते ये लोग देखते हैं कि उस प्लेन के पायलट्स को किसी ने मार दिया है और फिर हेक्टर मेव को इजाबेला के नाम से पुकारता है कि इजाबेला तू टेंशन मत ले, मैं तुझे यहाँ से कैसे भी भगाकर ले जाऊंगा। और इधर मेव समझ जाती है कि हेक्टर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका है और वो इस वॉर वर्ल्ड वाली स्टोरी में बस अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है।
फिर कुछ जर्मन सोल्जर्स आकर उस प्लेन को घेर लेते हैं और हेक्टर से वो मैप लेकर उसे मार देते हैं, जिसके बाद मेव वो बंदूक उठाकर अपने आप को शूट करती है ताकि वो फिर से कंट्रोल सेंटर में जा सके। अपने प्लान के मुताबिक मेव कंट्रोल सेंटर में उड़ जाती है, जहां पर इसे वो टेक्नीशियंस मिलते हैं जिन्होंने इसे लास्ट सीजन में बचाया था। बट सरप्राइजिंगली ये दोनों भी टेक्नीशियंस मेव को देखकर अजीब सा बिहेव करते हैं और इसके पीछे सिक्योरिटी ऑफिसर्स लगा देते हैं। सिक्योरिटी वाले आकर फिर मेव को पकड़ लेते हैं, बट फिर वहां पर ली साइजोमोर आकर उसे बचा लेता है। ली जो यहाँ मौजूद सारे थीम पार्क की स्टोरी लिख रहा होता है, पिछले सीजन में गार्ड के हाथों मारा गया था। मेव इसे भी देखकर हैरान होती है कि तू जिंदा कैसे है। ली इसे बताता है कि मुझे बहुत सारी गोलियां लगी बट मेरा दिल सुरक्षित था और यहाँ मौजूद टेक्नोलॉजी और मेडिकल ब्रेक थ्रूज की मदद से मैं किसी तरह बच गया, बट मुझे अब ये लकड़ी लेकर चलना पड़ता है। ली फिर इसे बताता है कि इसी ने मेव को वॉर वर्ल्ड भेजा था, क्योंकि वॉर वर्ल्ड के थीम पार्क के करीब ही फोर्ज मौजूद होता है। ये चाहता है कि मेव भी फोर्ज की मदद से उस होस्ट के पैराडाइज में जाकर अपनी बेटी से मिल सके। बर्नार्ड फिर वेस्टवर्ल्ड के बैकडोर को यूज करके पार्क के अंदर घुस जाता है और जाकर सीधा फोर्ड के उस सीक्रेट लैब में चला जाता है जहां पर फोर्ड ने इसे बनाया था। इधर होते हैं बर्नार्ड के ढेर सारे फेल्ड मॉडल्स, जिसके पीछे बैठा होता है वेस्टवर्ल्ड के सिक्योरिटी टीम का डायरेक्टर एशली। यप, फैंस का शक बिल्कुल सही था, ये बंदा भी एक रोबोट होता है जिसे फोर्ड ने बनाया था बर्नार्ड और बाकी के होस्ट की रक्षा करने। बर्नार्ड के वेस्टवर्ल्ड से लापता होने के बाद एशली ने सुसाइड अटेम्प्ट करके अपने आप को मारने की कोशिश की, बट वो बुरी तरह से फेल होकर पैरालाइज्ड हो जाता है, क्योंकि बर्नार्ड के जाने के बाद इसके वजूद का कोई मकसद नहीं था। बर्नार्ड फिर इसको ठीक करता है और इसे बताता है कि वो वेस्टवर्ल्ड में मेव को ढूंढने आया है। बाहर असली दुनिया में डिलोरिस ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है और वो धीरे धीरे उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करके उन पर राज करना चाहती है और डिलोरिस को सिर्फ मेव ही टक्कर दे सकती है। तो अब समझा डिलोरिस क्यों हाथ धोकर रिहोबोम के पीछे पड़ी थी, क्योंकि सारे ह्यूमंस इसी एआई पर डिपेंडेंट है। एक बार डिलोरिस के हाथों इसका कंट्रोल आ गया तो वो इनडायरेक्टली सारी दुनिया कंट्रोल कर सकती है। ओ बाय द वे, हाथ धोने से याद आया, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। एशली फिर बर्नार्ड को बोलता है कि उसने मेव की रोबोट बॉडी को स्टोरेज सेंटर में देखा था और फिर ये दोनों होस्ट के स्टोरेज सेंटर में जाते हैं। होल्ड ऑन, अगर मेव इधर स्टोरेज सेंटर में है तो उधर वॉर वर्ल्ड में कौन है? एशली और बर्नार्ड को फिर मेव की रोबोट बॉडी मिलती है, बट उसका डिजिटल दिमाग गायब होता है, मतलब उधर वॉर वर्ल्ड में मेव ही है। ली फिर से मेव को वॉर वर्ल्ड भेजता है, जहां पर मेव अपना ब्रिटिश स्पाई का स्टोरी लाइन और हेक्टर को वहीं छोड़कर ली के साथ फोर्ज चली जाती है। ली फिर इसे बोलता है कि चल फोर्ज को चालू कर और जाकर अपनी बेटी को मिल ले। ली को लगता है कि पिछले सीजन में मेव ने ही फोर्ज को यूज करके वो पैराडाइज का दरवाजा खोला था, बट मेव उसे बताती है कि मुझे नहीं पता फोर्ज को कैसे चालू करते हैं। आई थिंक वो काम डिलोरिस ने किया था। याद है, डिलोरिस ने जाने से पहले टेडी के दिमाग के साथ साथ सारे होस्ट का डेटा एक सीक्रेट सर्वर लोकेशन पे ट्रांसमिट किया था, जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी लोकेशन सिर्फ डिलोरिस को ही पता है। इसके बाद ली अजीबो वाली हरकतें करने लगता है और मेव को बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, और इधर मेव को सारा गेम समझ में आता है। ली पिछले सीजन में वाकई में मर गया था और ये वाला ली एक रोबोट है जो बस अपनी स्टोरी फॉलो कर रहा है। इसको मेव से कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बस वही कर रहा है जिसके लिए इसे प्रोग्राम किया गया है। मेव फिर ये बात ली को समझाती है, जिसके बाद उसका सिस्टम हैंग होने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले सीजन में डेलॉस के रोबोट वर्जन का सिस्टम हैंग हुआ था। बट ली के सिस्टम के साथ साथ आसपास के एरिया में भी ग्लिचेस आने लगते हैं और यहाँ मेव को दूसरा झटका लगता है। इधर कुछ भी रियल नहीं है, वो सारे के सारे एक डिजिटल सिमुलेशन में हैं, लाइक अ मैट्रिक्स। मेव को फिर समझ आता है कि ये वाला वर्चुअल वर्ल्ड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल नहीं कर सकता और बस थोड़ी सी प्लानिंग के साथ इसके सिस्टम को पूरी तरह से क्रैश किया जा सकता है। बर्नार्ड फिर एशली को बोलता है कि उसे अपना सिस्टम लॉक चेक करने और मेव को ढूंढने के लिए एक टैबलेट कंप्यूटर की ज़रूरत है, जिसकी तलाश में ये दोनों पार्क 4 के कंट्रोल सेंटर जाते हैं। इन लोगों ने हर एक थीम पार्क को एक नंबर दिया होता है। पार्क 4 होता है प्राचीन जमाने वाला थीम पार्क और यहाँ कन्फर्म होती है फैंस की एक माइंड ब्लोइंग थियोरी। तो जब से वेस्टवर्ल्ड आया है, फैंस के बीच एक पॉपुलर थियोरी थी कि क्या होगा अगर हमें पता चले कि गेम ऑफ थ्रोन्स भी वेस्टवर्ल्ड के एक थीम पार्क का हिस्सा है। मतलब इन्होंने जॉर्ज आर मार्टिन की बुक्स पढ़ के उसके लिए भी एक डेडिकेटेड थीम पार्क बना दिया। बस समझो HBO ने फैंस की सुन ली। बर्नार्ड और एशली जब पार्क 4 के कंट्रोल सेंटर में घूम रहे होते हैं, तब एक लैब में 2 टेक्नीशियंस बैठकर उनके ड्रैगन को कोस्टा रिका में एक खरीदार को बेचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे जैसे पॉप कल्चर नर्ड्स के लिए 3 माइंड ब्लोइंग चीज़ें हो रही हैं।
पहला, वो तो टेक्नीशियंस कोई और नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स डैन एंड डेव हैं। दूसरा, जिस ड्रैगन को वो लोग बेचने की बात कर रहे हैं वो ड्रैगन है ड्रोगॉन। और तीसरी और सबसे माइंड ब्लोइंग चीज, ये लोग ड्रोगॉन को कोस्टा रिका भेज रहे होते हैं। और जो लोग नहीं जानते, जुरासिक पार्क भी कोस्टा रिका में ही है। ओके, अब नर्डगैज़म बंद करते हैं और शो के एक्चुअल स्टोरी की तरफ चलते हैं। बर्नार्ड को वहां पर एक टैबलेट मिल जाता है जिसकी मदद से ये लोग मेव को ढूंढते हैं। एज एक्सपेक्टेड मेव वहां नहीं होती। इंटरेस्टिंगली मेव वेस्टवल ही नहीं बल्कि वहां मौजूद किसी भी पार्क में नहीं होती। फिर इन दोनों को लगता है कि शायद डिलोरिस मेव के डिजिटल माइंड को अपने साथ असली दुनिया में लेकर चली गई। फिर बर्नार्ड उस टैबलेट की मदद से अपना फुल सिस्टम चेक करता है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक एशली वहां खड़ा उसकी रक्षा कर रहा होता है। फिर वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और देखते ही बर्नार्ड को पहचान लेते हैं। फिर एशली वहां मौजूद एक कुल्हाड़ी उठाकर गार्ड्स को वहां से भगा देता है। बर्नार्ड इधर अपना फुल सिस्टम स्कैन कर रहा होता है कि तभी उसे पिछले सीजन के एंडिंग वाले कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो देखता है कि डिलोरिस होस्ट का डेटा कोई सीक्रेट सर्वर लोकेशन पर भेज रही है और वो इनसाइट के सीईओ के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। बट इससे पहले कि उसके मेमोरीज ठीक से रिकवर हो, एशली उसका स्कैन रोक देता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है। बर्नार्ड फिर एशली को रीप्रोग्राम करता है और अपना पर्सनल गार्ड कम पार्टनर बना के उसे भी रियल वर्ल्ड में लेके चला जाता है। उधर वॉर वर्ल्ड में मेव और ली अब पूरी सिस्टम को क्रैश करने का प्लान बनाते हैं। तो ये लोग जिस सिमुलेशन में हैं वो बस बेसिक स्टोरी रन करे इतना ही पावरफुल होता है। मतलब जैसे ही ली को पता चला कि वो इंसान नहीं रोबोट है, उसने अपनी बेसिक स्टोरी लाइन छोड़कर उस नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू किया। नई इन्फॉर्मेशन मतलब एडिशनल प्रोसेसिंग पावर। सिस्टम को जितनी नई इन्फॉर्मेशन दोगे उतना ही ज़्यादा पावर लगेगा। आसान भाषा में ये बिल्कुल मेरे लैपटॉप जैसा है जो मुश्किल से गूगल क्रोम खोल पाता है। और मेव का प्लान है कि मेरे लैपटॉप पर गूगल क्रोम के 1000 नए टैब्स ओपन करके उसमें अलग अलग साइमल्टेनियसली यूट्यूब वीडियो चलाना। बस फिर इसी कंसेप्ट को मेव वॉर वर्ल्ड में यूज़ करती है। वॉर वर्ल्ड की मेन स्टोरी लाइन ये होती है कि कुछ जर्मन सोल्जर्स एक नक्शा चोर ब्रिटिश स्पाई को ढूंढ रहे होते हैं। उनका दिमाग और सिस्टम बस इतना ही डेटा हैंडल कर सकता है। नक्शे को ढूंढो और गद्दार को मार दो। मेव फिर कंट्रोल सेंटर जाकर चुपके से उस नक्शे के ढेर सारे कॉपीज सारे सोल्जर्स के जेब में डाल देती है। और फिर जब वॉर वर्ल्ड में सोल्जर्स इसे और हेक्टर को पकड़ते हैं तो ये सबको बोलती है कि सारे अपने जेब चेक करो, तुम सब ने नक्शा चुराया है, तुम सारे गद्दार हो। ये सब लोग अपने जेब में मिला नक्शा देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सिस्टम पर जबरदस्त लोड आता है और फिर सब कुछ फ्रीज हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा लैपटॉप 1000 क्रोम टैब्स ओपन करने के बाद फ्रीज होगा। सिस्टम के क्रैश होते ही मेव उसके मेन सर्वर को हैक कर लेती है जो बाहर असली दुनिया में मौजूद होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, तो वेस्टवर्ल्ड के क्रिएटर्स ने असली दुनिया और सिमुलेशन वाली दुनिया में डिफरेंस दिखाने के लिए एक कमाल की टेक्निक यूज की है। तो असली दुनिया के सारे शॉट फुल स्फेरिकल रेशो में होते हैं, मतलब फुल स्क्रीन। और मेव की डिजिटल सिमुलेशन वाले सारे शॉट्स इस क्रॉप्ड वाइड एंगल एनामॉर्फिक एस्पेक्ट रेशो में होते हैं, मतलब ये ऊपर वाले ब्लैक बार्स। मैक्सिमम मूवीज इसी लेटर बॉक्स स्टाइल रेशो को यूज करते हैं। मेव फिर रियल वर्ल्ड के सर्वर रूम में मौजूद सर्विलेंस कैमरा को हैक करके देखती है कि उसका दिमाग किसी टेस्टिंग रिग थ्रू सिस्टम से अटैच्ड है। फिर वो वहां मौजूद एक रोबोट को हैक करके अपना दिमाग इस रिग से निकाल देती है और बाहर भागती है। बट बाहर निकलते ही कुछ गार्ड्स उस रोबोट को गोलियों से भून डालते हैं और मेव का दिमाग जमीन पर गिर जाता है। फिर जब मेव की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को इस न्यू क्लासी वाइट ड्रेस में किसी के घर में पाती है। ये घर होता है रेहोबोम के क्रिएटर और इसके एडमिन सिराग का। ये वही इनसाइड के सीईओ के पिताजी का पार्टनर है। ये फिर मेव को बताता है कि मेरा बनाया हुआ एआई इंसानों के सारे थॉट्स प्रिडिक्ट करके फ्यूचर बताता है। बट रिसेंटली दुनिया में एक ऐसा आज़ाद दिमाग आया है जिसकी हरकतों को मेरा एआई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब डिलोरिस। और इसी का सामना करने सिराग ने मेव को यहाँ लाया है। मेव फिर उसे बताती है कि मुझे नहीं पड़ना तेरे लफड़े में, और वो सिराग पर हमला करने की कोशिश करती है। बट फिर वो एक बटन दबा कर ही मेव को वहाँ पर रुका देता है और उसे बताता है कि तेरा सारा कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। हम दोनों एक ही लड़ाई का हिस्सा है, तो अच्छा होगा कि तू विलिंगली इसमें मेरा साथ दे। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की स्टोरी लाइन इस डुप्लीकेट शार्लेट हेल एंड डिलोरिस और केलेब के बीच की बॉन्डिंग पर फोकस है। इसकी शुरुआत होती है सीजन 1 के लास्ट एपिसोड से, जब वेस्ट वर्ल्ड में रोबोट ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। हम देखते हैं कि असली शार्लेट बचते बचाते किसी तरह अपने बच्चे के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है।
जिसमें वो बेसिकली यू आर माई सनशाइन नाम की लोरी गा रही होती है। इसको ध्यान में रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डिलोरिस ने शार्लेट को कब और कैसे बनाया। इस डुप्लीकेट शार्लेट के अंदर किस होस्ट का डिजिटल माइंड यानी पर्ल है, ये अभी तक इन्होंने हमें नहीं बताया। फैंस का मानना है कि इसके अंदर टेडी डिलोरिस का बाप या तो क्लेमेंटाइन हो सकती है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि डिलोरिस ने इसमें अपनी ही कॉपी बनाकर डाल दी है। इसका सच तो हमें अगले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। ओह बाय द वे, डिलोरिस और शार्लेट जब पहली बार बात कर रहे होते हैं तब इस नकली शार्लेट ने बर्नार्ड के पर्ल को देखते ही पहचान लिया होता है। गौर से देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि बर्नार्ड का पर्ल बाकी होस्ट के पर्ल से थोड़ा अलग है। इसमें थोड़ा रेड कलर भी है। क्या इसका मतलब बर्नार्ड एक्चुअल में इंसान और रोबोट का हाइब्रिड वर्जन है? मतलब इसके अंदर आर्नल्ड की ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी मौजूद है। फिर करंट टाइम में हम देखते हैं कि शार्लेट को पता चलता है कि सिराक ने उनके कंपनी के 38% शेयर्स खरीद लिए हैं। मतलब ये लोग डेलॉस को अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, जैसा कि शार्लेट ने फर्स्ट एपिसोड में डिसाइड किया था। डेलॉस वाले फिर समझ जाते हैं कि इनके बीच कोई गद्दार है जो धीरे धीरे डेलॉस की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सिराक तक पहुंचा रहा है। ये लोग फिर सिराक का बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करते हैं, बट इन्हें उसके बारे में कुछ नहीं मिलता। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, बट कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वेस्टवर्ल्ड में हुए उस हादसे के बाद वहां मौजूद इंसानों की सुरक्षा के लिए डेलॉस ने एक बड़ा सा बैड एस राइट कंट्रोल रोबोट बनाया होता है। लगता है आखिर के एपिसोड जबरदस्त एक्शन पैक्ड होने वाले हैं। शार्लेट फिर अपने घर चली जाती है और इधर हमारी मुलाकात होती है शार्लेट के एक्स हस्बैंड और उसके बेटे से। उसका एक्स हस्बैंड उसे चिल्लाता है कि तू फिर से हमारे बेटे को स्कूल से पिक करना भूल गई। तुझे इतना ऐसा क्या काम होता है कि तू अपने बेटे को हमेशा भूल जाती है? जा और उससे जाकर माफ़ी मांग ले। ये नकली शार्लेट फिर जाकर उसके बेटे से माफ़ी मांगती है। इसके बेटे को पता होता है कि उसकी मम्मी में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी पुरानी मम्मी वापस चाहिए, तू मेरी असली मम्मी नहीं है। सेम वैसे ही जैसे केलब की मम्मी को पता था कि उसके बेटे में कुछ गड़बड़ है। इंटरेस्टिंग। एक और चीज़, इसके बेटे के बेडशीट, कवर और पिलो सब पर एरोज ही एरोज बने होते हैं। वेस्टवर्ल्ड के ओपनिंग सीक्वेंस में भी इन्होंने एरोज दिखाए थे, मतलब इन एरोज को लेकर जरूर कोई बड़ा चक्कर है। दूसरी तरफ केलब जख्मी डिलोरिस को एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है कि तभी उसके रिको ऐप पर उसे डिलोरिस का फोटो दिखता है और वो समझ जाता है कि शहर भर के क्रिमिनल्स अब डिलोरिस के जान के पीछे पड़ जाएंगे। अचानक फिर वहां पर पुलिस आती है। केलेब उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये इधर डिलोरिस को मारकर उसके इनाम का पैसा लेने आए हैं। केलेब इन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट फिर ये लोग सब पर गोलियां चलाने लगते हैं। डिलोरिस किसी तरह रिकवर होकर उन करप्ट ऑफिसर्स को मार देती है और उन्हीं की गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। जाने से पहले ये केलेब को बताती है कि तू भी अब अंडरग्राउंड हो जा भाई, क्योंकि ये सारे लोग अब तेरे भी पीछे पड़ जाएंगे। शार्लेट को फिर उसकी सिक्योरिटी टीम आकर एक और बैड न्यूज़ देती है कि वेस्टवर्ल्ड से कुछ होस्ट पर्ल्स गायब हैं, जो पिछले सीजन में डिलोरिस लेके भागी थी। बट इस लिस्ट में मेव का नाम देखकर शार्लेट परेशान हो जाती है। हमें पता है कि मेव सिराक के पास है, बट अभी तक ये डिलोरिस को नहीं पता। शार्लेट फिर फोन करके ये बैड न्यूज़ डिलोरिस को देती है कि हमारी कंपनी को प्राइवेट करके उस पर कब्जा करने का प्लान फेल हो गया है। कंपनी में कोई सिराक का खबरी है और मैं इस टेंशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे तुझसे मिलकर बात करनी है। ये दोनों फिर एक होटल रूम में मिलते हैं, जहाँ शार्लेट डिलोरिस को बताती है कि मेरे से अब ये सीक्रेट आइडेंटिटी वाला खेल हैंडल नहीं हो रहा है और मुझे लग रहा है कि असली शार्लेट मेरे स्किन को फाड़कर बाहर आना चाहती है। ये नकली शार्लेट डिप्रेशन में अपने आप को नुकसान पहुंचा रही होती है। डिलोरिस फिर से समझाती है कि बस कुछ और दिन, एक बार रहबोम का कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया, उसके बाद तुझे शार्लेट की बॉडी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। शार्लेट इस बार टाइम पर अपने बेटे को स्कूल लेने जाती है कि तब वो देखती है कि उसका बेटा एक बंदे के साथ झूले पे बैठकर उसके कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। शार्लेट समझ जाती है कि ये बंदा एक पेडो है और फिर वो उसे मारकर उसका कुत्ता लेकर अपने बेटे को गिफ्ट करती है। इस सीन के बाद शार्लेट के अंदर थोड़ा जोश आने लगता है कि यस आई कैन डू इट। केलब को फिर कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं और उसे डिलोरिस के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और इधर हमें पता चलता है कि वो एपिसोड 1 वाले चिप्स काम कैसे करते हैं। तो इस फ्यूचर में हर एक इंसान के मुंह में एक इम्प्लांट होता है, जिसके अंदर वो मेमोरी कार्ड की तरह उस चिप को दबाकर अपने सारे इमोशंस और बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं। केलब ने अपना इम्प्लांट डिसेबल किया होता है, बट ये लोग उसका इम्प्लांट चालू करके उसे टॉर्चर करते हैं, उसका हार्ट बीट जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर। ये लोग केलब को उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर टॉर्चर कर रहे होते हैं कि ताकि अगर ये मर भी गया तो ये लोग इसे वर्क रिलेटेड एक्सेस बताकर मामला रफा दफा कर देंगे। अपने पार्टनर का प्रेजेंट डिटेक्ट करके उसका दोस्त रोबोट भी उससे मिलने चला आता है, बट ये लोग उसे भी ऊपर से नीचे गिराकर मार देते हैं। सैड, क्योंकि ये रोबोट फाइटिंग के लिए प्रोग्राम नहीं होता। डिलोरिस फिर केलब को ट्रैक करने की कोशिश करती है, उसका हाल चाल जानने,
कि तब उसे पता चलता है कि इसको 2 बंदे उठाकर ले गए हैं और फिर ये उसे बचाने इनके पीछे जाती है। डेलोरिस वहां पहुंचकर देखती है कि इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी केलब ने उन्हें डेलोरिस के बारे में कुछ नहीं बताया होता है। ये फिर उन दोनों को मार के केलब को वहां से लेकर चली जाती है। डेलोरिस इससे पूछती है कि भाई तू तो मुझे ठीक से जानता भी नहीं है, तो मेरे लिए इतना तकलीफ क्यों झेल रहा था। जिसके जवाब में केलब कहता है कि इस टेक्नोलॉजी और रोबोट से भरी पड़ी दुनिया में मुझे बस तेरे साथ वाला कनेक्शन ही रियल लगा। डेलोरिस फिर इसे अपने साथ एक पर्सनल ट्रिप पर लेकर जाती है, जहां ये इसे रेहोबोम की सच्चाई के बारे में बताती है कि केलब के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा जिम्मेदार वो एआई है। इधर हमें पता चलता है कि केलब के बचपन में उसे उसकी मम्मी एक आइसक्रीम शॉप में छोड़कर चली गई थी। केलब इधर समझ जाता है कि अगर ये बात डेलोरिस को पता है तो इस रेहोबोम एआई को उसके लाइफ के बारे में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है। आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि अगर केलब की मम्मी उसे बचपन में छोड़कर चली गई तो वो हॉस्पिटल में कौन है या वो कब वापस आई। होपफुली धीरे धीरे हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। डेलोरिस फिर इसे एक ब्रिज पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि रेहोबोम के प्रेडिक्शन के हिसाब से अगले 10-12 साल में तू इसी जगह पर आकर सुसाइड करने वाला है। रेहोबोम ने सारे ह्यूमंस का पर्सनल डेटा जमा करके एक वर्चुअल दुनिया बनाई होती है, जहां वो अपने एल्गोरिदम की मदद से लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और उस फ्यूचर को यहां असली दुनिया में अप्लाई करता है। इसीलिए केलब सारे इंटरव्यूज में फेल हो रहा था, क्योंकि रेहोबोम इसे एक अनफिट कैंडिडेट समझता था। दिस इज वेरी डीप, क्योंकि इसका मतलब जैसे वेस्ट वर्ल्ड में होस्ट इंसानों की बनाई हुई स्टोरी फॉलो करते हैं और मरने तक उसी लूप में जीते हैं, इधर असली दुनिया में बिल्कुल उसी तरह सारे इंसान रेहोबोम की बनाई हुई स्टोरी फॉलो करते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाते। केलब बार बार अपने रेहोबोम के बनाए हुए लूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट सीजन में डेलोरिस ने अपने वेस्ट वर्ल्ड के लूप से बाहर निकलने की कोशिश की थी। इसीलिए डेलोरिस इसकी मदद कर रही होती है, क्योंकि इसे लगता है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और अगर आप ठीक से याद करेंगे तो फर्स्ट सीजन में डेलोरिस का इंट्रोडक्शन शॉट एंड थर्ड सीजन में केलब का इंट्रोडक्शन शॉट बिल्कुल सेम है। ये लोग साला हमें पहले से ही बता रहे थे। केलब और डेलोरिस अब साथ मिलकर रेहोबोम के खिलाफ लड़ेंगे। इधर नकली शार्लेट को फिर असली शार्लेट की वो पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें वो अपने बेटे के लिए यू आर माय सनशाइन लोरी गा रही होती है। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, बट फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है। इसे बीच बीच में कुछ अननोन कॉल्स आ रहे होते हैं, जिसमें सिर्फ रैंडम म्यूजिक के रिकॉर्डिंग्स होते हैं। शार्लेट फिर उन रैंडम ट्यून्स को यू आर माय सनशाइन के ट्यून में अरेंज करती है, जिसके बाद उसका कॉल कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद कोई उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार को हाईजैक करके उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है सिराग के होलोग्राम से। और इधर हमें पता चलता है कि डेलॉस में सिराग का वो सीक्रेट खबरी खुद शार्लेट ही है। वो पहले सीजन से ही इसके कहने पर वेस्टवर्ल्ड का डेटा चुरा के इसे देने के मिशन पर होती है। इसीलिए पिछले सीजन में असली शार्लेट वो गेस का डेटा हासिल करने इतनी उतावली हो गई थी कि उसने एलसी तक को मार दिया। ये सब वो डेलॉस के लिए नहीं बल्कि सिराग के लिए कर रही थी। डैम, वो सब तो ठीक है, बट क्या इस नकली रोबोट शार्लेट को इस बारे में पहले से पता था कि उसे भी हमारे साथ ये चीज अभी पता चली है? अगर पहले से पता था तो क्या ये सिराग से हाथ मिलाकर डेलोरिस को धोखा दे सकती है? यानी सिराग, मेव एंड शार्लेट वर्सेस डेलोरिस एंड केलब। अब इसका सच तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है विलियम यानी मैन इन ब्लैक से। फाइनली लास्ट सीजन में अपनी बेटी को मारने के बाद विलियम की दिमागी हालत अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है और इसे अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, थोड़े डेलोरिस के तो थोड़े अपने मरी हुई बेटी के। तभी वहां पर शार्लेट आती है और उसे बताती है कि सिराग ने हमारी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स खरीद लिए हैं और डेलॉस को प्राइवेट बनाने के लिए उसे विलियम के अप्रूवल की ज़रूरत है, क्योंकि डेलॉस के मैक्सिमम शेयर्स विलियम के पास होते हैं। फिर ये विलियम को इमरजेंसी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ले जाने के लिए तैयार करती है। दूसरी तरफ बर्नार्ड अपने नए दोस्त के साथ मिलकर डेलोरिस को रोकने का प्लान बना रहा होता है। इसको लगता है कि डेलोरिस ने इनसाइड के सीईओ लियम डेम्सी को मार के उसकी जगह अपने साथ लाए हुए किसी होस्ट को रख दिया है। बट हम जानते हैं कि बर्नार्ड जा तो सही डायरेक्शन में रहा है, बट उसका टारगेट गलत है। डेलोरिस ने डेम्सी नहीं बल्कि उसके बॉडीगार्ड को बदल दिया है। डेम्सी जो है वो रात को एक चैरिटी इवेंट में जाने वाला होता है। बर्नार्ड और एशली का प्लान होता है इसी पार्टी में जाकर डेम्सी को पकड़ लेना। इस काम के लिए बर्नार्ड ने एक डिवाइस बनाया होता है जिसका बटन दबाते ही सामने वाला होस्ट स्टैच्यू हो जाता है। डेलोरिस और केलेब का भी बिल्कुल यही प्लान होता है। ये लोग भी उस पार्टी में जाकर डेम्सी को उठाना चाहते हैं, बट जाने से पहले डेलोरिस केलेब के लिए एक नया फैंसी सूट लेती है और डेम्सी के फाइनेंशियल हैंडलर को पकड़ के उसके खून का सैंपल ले लेती है। ये बंदा डेम्सी के सारे पैसों का लेन देन हैंडल कर रहा होता है, बट ब्लड सैंपल क्यों?
क्योंकि फ्यूचर में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। यहाँ सिर्फ फिंगरप्रिंट से काम नहीं चलेगा। बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक ने ऐसे फाइनेंशियल हैंडलर के खून में ऑथेंटिकेशन की ट्रांसफर की होती है। डेलोरेस फिर उसके खून से ऑथेंटिकेशन की का सैंपल निकालकर केलब के खून में डाल देती है, जो सिर्फ कुछ मिनटों तक ही काम करेगी। ये दोनों फिर समय रहते फटाफट बैंक जाकर डेम्सी का सारा पैसा उसके अकाउंट से निकाल लेते हैं और फिर ये दोनों कपड़े बदलकर पार्टी में जाते हैं। बर्नार्ड और एशली भी पार्टी में आए होते हैं और सारे मिलकर डेम्सी को ढूंढ रहे होते हैं। डेम्सी उधर अपने दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की कहानी सुना रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उसे ड्रग्स देता है और बोलता है यार टेंशन छोड़ और ले मजे कर। डेम्सी फिर उसके साथ अय्याशियां कर रहा होता है कि तब उसे पता चलता है कि उसका सारा बैंक अकाउंट खाली हो गया है। टेंशन में आकर डेम्सी अपने बॉडीगार्ड को ढूंढ रहा होता है कि तभी बर्नार्ड और एशली इसको पकड़ लेते हैं और इसे अपने डिवाइस से स्टैच्यू करने की कोशिश करते हैं। इधर बर्नार्ड समझ जाता है कि डेम्सी होस्ट नहीं इंसान है। फिर अचानक वहां पर डेलोरेस आ जाती है और इन पर गोलियां चलाने लगती है। बर्नार्ड डेम्सी को लेकर भाग जाता है और एशली पीछे डेलोरेस से लड़ने के लिए रुकता है। डेलोरेस फिर एशली को ऊपर से नीचे पार्टी में फेंक देती है और बर्नार्ड के पीछे चली जाती है। वहां खड़े डेम्सी के दोस्त डेलोरेस को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं, बट फिर इनको लगता है कि ये उनके ड्रग्स का असर है। बर्नार्ड डेम्सी को पीछे पार्किंग में लेकर जाता है, बट फिर वहां पर केलब आकर उन दोनों को भागने से रोक लेता है। बर्नार्ड इसे देखकर पूछता है कि भाई तू इंसान है या होस्ट। केलब को कुछ आइडिया नहीं होता कि बर्नार्ड आखिर पूछ क्या रहा है, क्योंकि इसको अभी तक डेलोरेस की सच्चाई के बारे में पता नहीं है। फिर वहां पर डेम्सी की सिक्योरिटी टीम आती है और डेम्सी वहां से भाग जाता है। डेम्सी का बॉडीगार्ड फिर अपनी टीम को मारकर केलब को डेम्सी के पीछे भेजता है और बर्नार्ड को पकड़ लेता है। बर्नार्ड फिर इससे पूछता है कि भाई तू कौन है, डेलोरेस ने तेरी बॉडी में किस होस्ट का पर्ल डाला है। इसका जवाब जानने से पहले हम मेव की बात करेंगे। सिराक मेव को अपने साथ बाहर खाने पर लेकर जाता है और इसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है। सिराक पेरिस का रहने वाला था, बट फिर पेरिस पर न्यूक्लियर अटैक हो गया या न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, जो भी है। उसके बाद पेरिस वर्ल्ड मैप से गायब हो गया और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए सिराक और उसके पार्टनर ने मिलकर रेहोबोम को बनाया ताकि वो इस टाइप के हादसे या हमले प्रेडिक्ट कर सके। बट रेहोबोम अब भी इंसान के दिमाग को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर पाता और इसको परफेक्ट बनाने के लिए सिराक को वेस्ट वर्ल्ड के उस सीक्रेट डेटा की जरूरत होती है, क्योंकि वेस्ट वर्ल्ड के उस सीक्रेट डेटा में छुपा होता है ह्यूमन माइंड का परफेक्ट नक्शा, जिसकी मदद से रेहोबोम फुल एक्यूरेसी के साथ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर भी दो प्रॉब्लम है। सिराक सिर्फ डेलोस पर कब्जा करके वो डेटा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि शार्लेट से बता दिया कि उस डेटा को डेलोरेस ने होस्ट पैराडाइज के साथ साथ सीक्रेट सर्वर लोकेशन पर भेज दिया है और अगर सिराक ने वो सर्वर्स ढूंढ भी लिए तब भी उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए उसे एक्सेस की जरूरत पड़ेगी और वो की डेलोरेस ने अपने डिजिटल माइंड में छुपा कर रखी होती है। तो इसलिए सिराक को डेलोरेस चाहिए। सिराक फिर मेव को दो ऑप्शन देता है, या तो डेलोरेस को ढूंढने में मेरी मदद कर या तो शटडाउन होकर मेरे घर के किसी कोने में पड़ी रहे, और अगर तूने डेलोरेस को ढूंढ लिया तो बदले में मैं तुझे तेरी बेटी के पास उस वर्चुअल पैराडाइज में भेज दूंगा। मेव के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। सिराक फिर इसे आर्नोल्ड के पुराने घर ले जाता है, जहां पर डेलोरेस ने अपने साथ लाए हुए सारे होस्ट के बॉडीज बनाए थे। वहां के 3D प्रिंटर का डेटा देखकर इनको पता चलता है कि डेलोरेस ने टोटल 5 होस्ट बनाए हैं। मेव को अब उनकी आइडेंटिटी ढूंढनी है। पहला लीड उसे सिराक देता है और उस बंदे को पकड़ लेता है जिससे डेलोरेस ने अपनी आइडेंटिटी खरीदी थी, बट इसको बाकी के होस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। सिराक फिर उसे उसकी फैमिली दिखाकर ब्लैकमेल करता है और आगे की इन्फॉर्मेशन लेकर उसे मार देता है। इसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन को यूज करके मेव को नेक्स्ट लीड मिलती है, एक डॉक्टर जो पैसा लेकर लोगों को नई आइडेंटिटी देती है। फ्यूचर में सब कुछ तुम्हारे ब्लड से कनेक्टेड होता है, तो नई आइडेंटिटी चाहिए तो नया ब्लड लगेगा। अब पता नहीं इन्होंने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, बट जो भी है योर ब्लड इज इंपॉर्टेंट। मेव फिर इसे डरा धमका कर बाकी के होस्ट की आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। इस डॉक्टर का जवाब भी बिल्कुल सेम होता है, मुझे बस डेलोरेस की आइडेंटिटी के बारे में पता है, बाकी के 4 होस्ट की आइडेंटिटी उसने यकूजा गैंग की मदद से ली थी। मेव फिर यकूजा गैंग के अड्डे पर जाती है और अपने नए पावर्स की मदद से उनके ऑटोमेटिक गन्स यूज करके उन्हें आपस में मरवा देती है और फिर ये अंदर जाकर यकूजा के बॉस से मिलती है, जो होता है सीजन 2 के समुराई वर्ल्ड वाला बंदा मुसाशी। ये लोग यहाँ पर होस्ट को बनाने वाला रॉ मटेरियल जमा कर रहे होते हैं, मतलब ये व्हाइट कलर का लिक्विड। मैं फिर इससे पूछती है कि डेलोरेस ने अब तेरे अंदर किसका पर्ल डाला है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तू खुद से कभी अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ नहीं आएगा, तो अब मुसाशी के अंदर किसका पर्ल है। इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले विलियम की स्टोरी पूरी करनी पड़ेगी। विलियम फिर नहा धो के एकदम चकाचक होके शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाने के लिए तैयार होता है,
बट फिर से उसे अपनी मरी हुई बेटी दिखती है। ये उसे बोलता है कि अब बस, मुझे मेरे दिमाग पर पूरा कंट्रोल चाहिए। एक बार मैं इस दरवाजे से बाहर जाऊंगा, उसके बाद तू भी मेरे दिमाग से निकल जाना। ये बोल के विलियम बाहर जाता है, जहां पर शार्लेट और उसके 2 एग्जीक्यूटिव्स गाड़ी लेकर उसका वेट कर रहे होते हैं। बाहर आने के बाद शार्लेट इससे पूछती है, तो भाई क्या बोलती है तेरी मरी हुई बेटी, सब ठीक? यस, ठीक समझे। शार्लेट ने इसके ऊपर नजर रखी होती है और वो जानती है कि विलियम की दिमागी हालत खराब है। फिर इसे बता दिया कि वो असली शार्लेट नहीं है, बल्कि डेलोरेस की बनाई हुई होस्ट है। विलियम भी इससे सेम सवाल पूछता है, तो डेलोरेस ने तेरे अंदर किसका पर्ल डाला है? और यहाँ तीनों सवाल कनेक्ट होते हैं। शार्लेट के अंदर कौन है, डेम्सी के बॉडीगार्ड के अंदर कौन है, और मुसाशी के अंदर कौन है? सबका जवाब एक ही है, डेलोरेस। यस, डेलोरेस ने 5 अलग अलग होस्ट का पर्ल नहीं लाए, उसने एक बर्नार्ड का पर्ल लाया और बाकी 4 पर्ल्स उसी का कॉपी थे। सारे होस्ट की बॉडी में डेलोरेस ही है। ग्रेट, इफ यू वांट समथिंग डन राइट, डू इट योरसेल्फ। ओके, अब एक एक करके सारी चीजें पूरी करते हैं। पहले मेव और मुसाशी की कहानी। मेव को जब पता चलता है कि मुसाशी के अंदर डेलोरेस है, वो तलवार लेकर उस पर हमला कर देती है। इन दोनों की लड़ाई में मुसाशी AKA डेलोरेस जीत जाती है और मेव को मारकर वहां से चली जाती है, क्योंकि बाहर सेराक के बंदे मेव को ढूंढते हुए आए होते हैं। बर्नार्ड उधर उस बॉडीगार्ड की असली आइडेंटिटी को जानकर शॉक हो जाता है और फिर ये बॉडीगार्ड मतलब डेलोरेस उसके जेब से वो होस्ट का स्टैचू बनाने वाला बटन ले लेती है। केलब और दूसरी डेलोरेस फिर जाकर डेम्सी को पकड़ लेते हैं। वो इट्स गेटिंग कंफ्यूजिंग। विलियम उधर शार्लेट की आइडेंटिटी जानकर उस पर कूद पड़ता है, बट उसे वहां मौजूद वो 2 एग्जीक्यूटिव्स पकड़ लेते हैं। विलियम फिर चिल्लाने लगता है कि ये इंसान नहीं है, ये एक रोबोट है, मुझे नहीं, उसको पकड़ो सालो। शार्लेट फिर से बोलती है कि सॉरी भाई, ये तेरे डेलॉस के एग्जीक्यूटिव्स नहीं हैं, ये पागल खाने में काम करने वाले लोग हैं, जो तेरी इन पागलों की हरकतों की वजह से तुझे पागल खाने ले जाने आए हैं। शार्लेट फिर विलियम को पागल घोषित करके उसके शेयर्स का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है और डेलस को प्राइवेट बनाने शेयर होल्डर्स की उस मीटिंग के लिए चली जाती है। विलियम अकेला पागल खाने में बैठा डेलोरेस के सपने देख रहा होता है और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 में हम सिराक और रेहोबोम के बारे में ज्यादा डिटेल में जानेंगे कि सिराक ने रेहोबोम को कब, कैसे और क्यों बनाया था। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सिराक पेरिस का रहने वाला था और उसके बचपन में न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से पेरिस यानी उसका घर तबाह हो गया था। सिर्फ पेरिस ही नहीं, उस वक्त सारी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। सिराक को लगता था कि इन इंसानों को काबू में करने के लिए एक पावरफुल सिस्टम की जरूरत है, एक AI गॉड। सिराक और उसका भाई फिर डेम्सी के पापा की फंडिंग को यूज करके रेहोबोम पर काम करना शुरू करते हैं। वेस्टवर्ल्ड के मेकर्स जब भी कोई स्पेशल नाम या फिगर यूज करते हैं, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई डीप मीनिंग होता है। रेहोबोम की भी कहानी बिल्कुल सेम है। अगर रिलीजियस किताबों की माने तो रेहोबोम जूडा का पहला राजा और किंग सोलोमन यानी सुलेमान का बेटा था। सोलोमन एक काफी पैसे वाला और होशियार राजा था, जिसके पास बेहद नॉलेज था। सिराक की बनाई हुई मशीन भी ऐसी ही है, काफी होशियार और नॉलेज वाली, और इससे सिराक जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। वेट, अगर सोलोमन होशियार और पैसे वाला था तो सिराक ने अपनी मशीन का नाम रेहोबोम क्यों रखा, सोलोमन क्यों नहीं? इनिशियली सिराक और उसके भाई ने मशीन का नाम सोलोमन ही रखा था, बट वो उनकी मशीन का फर्स्ट वर्जन था, मतलब इट वॉज नॉट परफेक्ट। सो बाद में सिराक ने अपनी मशीन को अपग्रेड कर दिया और उसका नाम बदलकर रेहोबोम रख दिया, मतलब सोलोमन का नेक्स्ट वर्जन। इट्स लाइक 1+8 और 6 महीने बाद आने वाला अपग्रेडेड 1+8T। सिराक और उसकी बनाई हुई मशीन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी होस्ट के पर्ल की तरह दिखती है, जो कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में बताया था। बट इसको और अच्छे से देखने के बाद आपको इसके अंदर कुछ रेड सेक्शंस भी दिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे बर्नार्ड के पल में थोड़ा रेड कलर था। तो क्या इससे वेस्टवर्ल्ड क्रिएटर्स हमें हिंट देना चाहते हैं कि इस मशीन के अंदर भी एक टाइप की ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, या फिर घर बैठे बैठे मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा है? एनीवेज, जैसा कि मैंने कहा था, सोलोमन परफेक्ट नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। इन प्रॉब्लम्स को देखकर डेम्सी का बाप बहुत डिसअपॉइंटेड होता है और इस प्रोजेक्ट को बंद करने का डिसीजन लेता है। बट फिर सिराक और उसका भाई स्टॉक मार्केट का डेटा इसमें डालकर मिस्टर डेम्सी को एक डेमो देते हैं, जिसमें सोलोमन बड़ी आसानी से स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करता है। इतना ही नहीं, इस मशीन की मदद से ये लोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ये देखकर डेम्सी का पापा बहुत खुश होता है और इन्हें प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए और फंडिंग देता है। सोलोमन के फेल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है इंसान और उनके बिहेवियर्स।
सारे इंसानों का डेटा मशीन में डालने के बावजूद भी सिराक ब्रदर्स को पता चलता है कि इनकी मशीन 100% ह्यूमंस का दिमाग नहीं पढ़ पाती। दुनिया में मौजूद कुछ केलब जैसे लोग हमेशा अपने लूप से निकलने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके मशीन में ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस आते हैं और इस डिस्टर्बेंस को हम सूरज ग्रहण यानी इक्लिप्स की मदद से देख सकते हैं। ये जो रिहोबोम का यूजर इंटरफेस है, ये एक टाइप का सूरज ग्रहण है। डिस्टर्बेंस आते ही लंबे किरणें पीक करने लगती हैं और इसी पीक को डिटेक्ट करके और उसका लोकेशन पता लगाकर रिहोबोम डिस्टर्बेंस हैंडल करता है। जीनियस। बाय द वे, अपने जैसे ही एक वेस्टवर्ल्ड फैन ने इस यूआई के ढेर सारे एनिमेटेड वॉलपेपर्स बना के रखे हैं फॉर योर फोन, डेस्कटॉप एंड इवन स्मार्ट वॉच। इंटरेस्टेड हो तो मैं उसके डाउनलोड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऐसे ही एक स्मार्ट वॉच सिराक पहनता है जो टाइम तो नहीं दिखाती, बट उसकी मदद से वो रिहोबोम का डिस्टर्बेंस चेक करता रहता है। इट्स लाइक अ वेदर विजेट। आज का तापमान काफ़ी क्लाउडी है और जल्द ही डेलोरस का आप पे कहर बरसने वाला है। सिराक और उसका भाई फिर डिसाइड करते हैं कि इस डिस्टर्बेंस का सोल्यूशन बस एक ही है, या तो केलब जैसे लोगों को वॉर्स में भेजकर मरवा देना या उनकी दिमागी हालत खराब बताकर उन्हें इस टाइप के स्पेशल केयर सेंटर्स में बंद कर देना। सालों बाद धीरे धीरे सिराक के भाई की भी दिमागी हालत खराब होने लगती है और इनकी मशीन उसका भी नाम इन डिस्टर्बेंस पैदा करने वाले लोगों के लिस्ट में डाल देती है। अपना भाई होने के बावजूद भी सिराक डिस्टर्बेंस को हैंडल करने इसे भी उस स्पेशल केयर सेंटर में एडमिट कर देता है। जैसे ये बात मिस्टर डेम्सी को पता चलती है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि स्टॉक मार्केट तक तो ठीक है, बट तुम इस मशीन के भरोसे लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकते, और वो उस प्रोजेक्ट को फिर से बंद करने का डिसीजन लेता है। सिराक फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने मिस्टर डेम्सी को मारने का प्लान बनाता है और एक सुनसान एरिया में जाकर पहले डेम्सी का प्लेन क्रैश करता है और फिर उस प्लेन के मलबे पर डेम्सी का सर क्रैश कर देता है। तो ये हो गई सिराक और रिहोबोम की बायोग्राफी। अब चलते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां सिराक जाकर ब्राजील के प्रेसिडेंट को धमकी दे रहा होता है। सिराक ने रिहोबोम की मदद से अपनी सेटिंग लगाकर इसे प्रेसिडेंट बनाया होता है। ये लोग बेसिकली हमें दिखाना चाहते हैं कि सिराक अब इतना पावरफुल है कि दूसरे कंट्री में घुस के वहां के प्रेसिडेंट को भी धमकी दे सकता है। डेलोरेस के डेम्सी जूनियर को जिंदा रखने के पीछे का मेन रीजन होता है उसके पास मौजूद रिहोबोम की एक्सेस की। डेलोरेस इससे एक्सेस की चाहती है ताकि वो रिहोबोम के अंदर का डेटा एक्सेस कर सके। उधर डेम्सी अपने पास मौजूद जॉनरा ड्रग्स की मदद से केलब पर हमला कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, बट समय रहते डेलोरेस उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। केलब भैया अब पूरी तरह जॉनरा ड्रग के नशे में होते हैं। इस ड्रग्स का नाम जॉनरा होता है क्योंकि इसको लेने के बाद आपको भी एकदम मूवी जॉनर्स की तरह मूड स्विंग्स आने लगते हैं। केलब का दिमाग पहले ट्रिप होकर ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा जॉनरा में जाता है। तभी अचानक सिराक के आदमी इनको ढूंढ लेते हैं और इनकी गाड़ी हैक करके इन पर हमला कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डेलोरेस डेम्सी से रिहोबोम की एक्सेस की ले लेती है कि अगर तुझे जिंदा रहना है और सिराक के भेजे हुए आदमियों से बचना है तो मुझे वो एक्सेस की ट्रांसफर कर दे। डेलोरेस फिर उनकी गाड़ी का कम्युनिकेशन सिस्टम निकालकर उसे सर्वर से डिस्कनेक्ट कर देती है और अपने वॉइस कमांड से चलाने लगती है। सिराक के आदमी अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं कि तभी केलब का जॉनरा चेंज हो जाता है और वो एक्शन मूवी वाले मूड में चला जाता है। डेलोरेस फिर केलब को एक ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर थमाती है जिसकी मदद से वो एक गाड़ी को उड़ा देता है। फिर ये दोनों मशीन गन्स लेकर सिराक के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। केलब का दिमाग फिर से ट्रिप मारता है और अब ये रोमांटिक मूड में चला जाता है और इसे सब कुछ वार्म, फजी और स्लो मोशन में दिखने लगता है। गोलियां चलाना छोड़कर भाई अब डेलोरेस को घूरने लग जाता है। फिर डेलोरेस अपनी ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल यूज करके दुश्मनों की आखिरी गाड़ी को भी उड़ा देती है। इस मिशन को हैंडल करने के लिए डेलोरेस उस रिको ऐप की मदद से केलब के पुराने दोस्तों को भी हायर करती है, जो इसे देखते ही समझ जाते हैं कि भाई तो फिलहाल 7वें आसमान पर है। डेलोरेस फिर उस एक्सेस की को अपने बॉडीगार्ड को भेज देती है जो इनसाइड में बर्नार्ड के साथ होता है। ये बॉडीगार्ड फिर उस की को यूज करके डेलोरेस के कहने के मुताबिक रिहोबोम का सारा डेटा पब्लिक कर देता है। मतलब सबके फोन में उनका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ चला जाता है। अब सारे जान जाएंगे कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार इनसाइड यानी रिहोबोम यानी सिराक है। एज एक्सपेक्टेड इस डेटा के पब्लिक होते ही दुनिया में बवाल मच जाता है और लोग तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। रिहोबोम फिर जबरदस्त डिस्टर्बेंस डिटेक्ट करता है जिसको देखकर सिराक की खटिया खड़ी हो जाती है। सिराक फिर गुस्से में अपने आदमियों को इनसाइड और डेलोरेस के पीछे लगा देता है। इनमें से 2 लोग जाकर केलब पर ओपन फायर कर देते हैं, बट फिर डेलोरेस बीच में आकर सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेती है और उन दोनों को मार देती है। केलब ये देखकर पागल हो जाता है और बोलता है व्हाट जस्ट हैपन। डेलोरेस फिर एक बैडएस की तरह अपने जैकेट की चेन लगाती है और बोलती है नथिंग हैपन हियर। सिराक के आदमी फिर उस बॉडीगार्ड को ढूंढते इनसाइड पहुंच जाते हैं जो बर्नार्ड को बोलता है कि तू यहां से चला जा,
तू यहाँ पर सेफ नहीं है, मेरा काम हो गया और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हम हमारी अनलिमिटेड कॉपीज बना सकते हैं बट तू स्पेशल है, तेरी कोई कॉपी नहीं बना सकता। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला कि हमारा शक सही था और बर्नार्ड में आर्नल्ड की कॉन्शियसनेस भी है, इसीलिए वो बाकी सबसे स्पेशल है। दूसरा, सिराक जिस सीक्रेट की तलाश में है वो डिलोरिस के डिजिटल माइंड में नहीं बल्कि बर्नार्ड के डिजिटल माइंड में है। हो सकता है कि डिलोरिस ने इसे इसीलिए जिंदा किया होगा, अपने प्लान का हिस्सा बना के। ये बॉडीगार्ड डिलोरिस फिर सिराक के लोगों को अपने ऑफिस में ले जाता है। सिराक भी इधर वीडियो कॉल के थ्रू आया होता है। ये बंदा फिर इनको बोलता है कि सारे प्रॉब्लम के पीछे मेरा ही हाथ है और सबको अपने डेस्क के नीचे लगे बम से उड़ाकर मार देता है। बर्नार्ड और एशली, जो बर्नार्ड को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया था, इनसाइड से बाहर निकलते हैं और बाहर का माहौल देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया डिलोरिस ने। डिलोरिस और उसकी टीम अपने मिशन को पूरा करके अपने अपने रास्ते नाप लेते हैं, पर इसी दौरान डेम्सी इन पर भड़क पड़ता है कि सिराक सही कहता था, तुम जैसे चोर उचक्कों की वजह से ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और आखिर तुमने अपने औकात दिखाई दी। ये सुनते ही केलब के पार्टनर उसे सीधा गोली मार देती है और बोलती है कि ले, ये है मेरी औकात। केलब जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है बट इट्स टू लेट नाउ। मरने से पहले डेम्सी केलब को बोलता है कि तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है भाई, तू भी उतना ही करप्टेड है। और फिर केलब को कुछ अजीब अजीब से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। सस्पेंस। डिलोरिस फिर केलब को वहां से लेकर चली जाती है। डिलोरिस के पास रिहोबोम का अब सारा डेटा है जिसमें सिराक की इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। इसी डेटा की मदद से डिलोरिस खड़े खड़े सिराक की सारी बायोग्राफी पढ़ लेती है। सिराक फिर डिलोरिस को वीडियो कॉल करके मांडोली करने की कोशिश करता है बट वो उसे धमकी देकर वहां से चली जाती है। केलब को अब डिलोरिस के प्लान पर थोड़ा डाउट आने लगता है कि यार आखिर ये बंदी चाहती क्या है। सबका डेटा रिलीज करके ऑलरेडी इसने सारी दुनिया में हंगामा मचा दिया है, अब और क्या चाहिए इसको। बट डिलोरिस इसको समझाती है कि सबको रिहोबोम की सच्चाई जानने का हक था। मैं सारे इंसानों को आज़ाद करना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सारे होस्ट को आज़ाद किया था। फिर ये दोनों एक प्राइवेट जेट में बैठकर वहां से वेस्ट के लिए उड़ जाते हैं और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है मेव से, जो होस्ट के लिए बनाए हुए पैराडाइज में खड़ी होती है। बट ये पैराडाइज असली वाला नहीं होता, ये सिराक का बनाया हुआ एक सिमुलेशन होता है। लास्ट एपिसोड में मरने के बाद सिराक मेव के लिए नई बॉडी प्रिंट कर रहा होता है और तब तक वो मेव के पर्ल को इस डिजिटल सिमुलेशन में डाल देता है और वहां जाकर इसे वार्निंग देता है कि ये तेरी पहली और आखिरी हार थी, आगे अगर तो डिलोरिस से हारी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेव उसे बताती है कि ये फेयर फाइट नहीं है, डिलोरिस के पास उसकी हेल्प करने के लिए और भी होस्ट बॉडीज हैं जिसमें डिलोरिस ने अपनी खुद की कॉपी डाल रखी है, मुझे भी मदद चाहिए। सिराक फिर इसके लिए होस्ट की स्पेशल टीम बनवाने का डिसीजन लेता है और तब तक मेव वॉर वर्ल्ड में जाकर अपने स्किल्स की प्रैक्टिस करती है, मतलब वहां मौजूद सारे सोल्जर्स को मारकर। सिराक फिर इसके लिए होस्ट की नई टीम बनाता है जिसमें हेक्टर भी शामिल होता है और कुछ ईगल आइज फैंस ने होस्ट के पर्ल का नंबर देखकर यह भी पता लगा लिया कि उसमें से एक होस्ट क्लेमेंटाइन है। मेव फिर अपनी पावर यूज करके हेक्टर के पर्ल को वॉर वर्ल्ड वाले सिमुलेशन में ट्रांसफर करती है और फिर इनके बीच थोड़ी पप्पी झप्पी होती है। चलिए अब चलते हैं विलियम की तरफ, जो एक थेरेपी सेशन में कड़वी सच्चाई उगलकर अपने साथ वाले पेशेंट्स को और डिप्रेस कर देता है। फिर उसके थेरेपिस्ट उसे अलग रूम में ले जाकर उसकी प्राइवेट थेरेपी शुरू कर देती है। इस थेरेपी सेशन के दौरान विलियम इमोशनल होकर अपना मन हल्का करता है कि उसे उसकी बेटी को मारने का दुख है और उसे इसकी पूरी सजा मिलनी चाहिए। बट उसकी थेरेपिस्ट का इसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं होता, वो सामने खड़ी रिहोबोम का लीक हुआ डेटा पढ़ रही होती है। तो इस डेटा लीक से आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स का भी प्रोफाइल पढ़ सकते हैं। इस थेरेपिस्ट का प्रोफाइल होता है धोखा देना और अपने पेशेंट के साथ मल्टीपल अफेयर्स रखना। इसका हस्बैंड इसके प्रोफाइल को पढ़कर अपने बच्चों को लेकर चला जाता है और उसे बोलता है कि हमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। फिर ये थेरेपिस्ट डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेती है और विलियम वहां से सीधा वीआर थेरेपी के लिए जाता है। डॉक्टर्स और स्टाफ विलियम को जबरदस्ती पकड़कर थेरेपी के लिए ले जाते हैं और इधर हमें पता चलता है कि डिलोरिस के इस डेटा लीक का असर इनके स्टाफ पर भी हुआ है। लोग धड़ाधड़ वहां से भाग रहे होते हैं और इनके पास स्टाफ का जबरदस्त शॉर्टेज होता है। ये लोग फिर विलियम को किसी तरह ले जाकर एक कुर्सी से बांध देते हैं, उसके मुंह में वो इम्प्लांट लगा देते हैं, उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और उसकी वीआर थेरेपी शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल केलब के उन फ्लैशबैक्स की तरह होता है। मतलब केलब भी किसी टाइम में इस थेरेपी से गुजरा हुआ है। यहाँ के रिसर्चर्स को फिर विलियम के खून में कुछ अननोन प्रोटीन मिलता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ओह, क्या इसका मतलब विलियम पार्ट होस्ट है? नहीं, आई थिंक ये शार्लेट की देन है। तो इधर पागल खाने भेजने से पहले शार्लेट ने पिन मारकर विलियम के ब्लड में एक ट्रैकर लगा दिया होता है ताकि ये लोग इसको ट्रैक कर सके।
डेलोरेस की इस पर पूरी नज़र होती है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। विलियम अपने वीआर थेरेपी से बचने की बहुत कोशिश करता है, वहाँ के गार्ड की उंगली काट लेता है और फिर ये लोग उसे वापस ले जाकर उसके रूम में रख देते हैं। बट जल्दी हम समझ जाते हैं कि ये भी इसके वीआर थेरेपी का पार्ट है और विलियम अब भी उस चेयर से बंधा हुआ है। विलियम को यह समझ आता है जब उसे सीजन 1 के वेस्टवर्ल्ड का होस्ट ग्रुप थेरेपी सेशन के लिए बुलाने आता है। ये ग्रुप होता है ढेर सारे विलियम्स का, विलियम के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के इंपॉर्टेंट वर्जन, और इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे होते हैं खुद जेम्स डेलोस। आई नो ये सीन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट बेसिकली ये विलियम की पर्सनल थेरेपी सेशन का पार्ट है जहां विलियम अपने पास्ट का सामना कर रहा होता है। तो शुरू करते हैं छोटे विलियम से। विलियम ने अपने दिमाग में एक ऐसी छवि बनाई होती है कि उसका बाप एक अल्कोहलिक अब्यूजर था, बट उस सिचुएशन से लड़कर विलियम बड़ा हुआ। वो वेस्टवर्ल्ड गया, जेम्स डेलोस से मिला, फिर डेलोस ग्रुप का इंपॉर्टेंट मेंबर बनकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया और अपने बुढ़ापे में उसके पास सब कुछ है, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ। बट इस थेरेपी में हमें विलियम की सच्चाई पता चलती है। बचपन से ही विलियम एक साइको था और स्कूल में लड़ाई करके बच्चों के हाथ पांव तोड़ा करता था। इसके बाप के अल्कोहलिक होने के पीछे विलियम के इस बिहेवियर का ही हाथ था। विलियम जब बड़ा हुआ तो वेस्टवर्ल्ड जाकर एक रोबोट से प्यार कर बैठा और बाहर वाली अपनी असली जिंदगी की बैंड बजा दी। फिर उसने जेम्स डेलोस को अमर बनाने का सपना दिखाकर उसकी कंपनी हड़प ली और फिर से वेस्टवर्ल्ड जाकर मेज की तलाश करने लग गया। जब इसकी बीवी को इसकी सच्चाई पता चलती है कि अपना हस्बैंड एक साइको है तो उसने सुसाइड कर लिया, और जब उसकी बेटी उसे लेने वेस्टवर्ल्ड गई तो इसने अपनी बेटी को भी एक होस्ट समझकर मार दिया। इधर जरा क्रोनोलॉजी समझिए आप। विलियम के दिमाग में बचपन से ही केमिकल लोचा था और जो ये हमेशा बोलता रहता है कि आई डिडंट हैव अ चॉइस, आई डिडंट हैव अ चॉइस, सच्चाई तो यह है कि ही ऑलवेज हैड अ चॉइस, बस उसने हमेशा टेढ़ा रास्ता चूज किया। विलियम फिर मन ही मन में अपनी गलती को समझ जाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, और फिर एक एक करके वहां बैठे सारे विलियम्स को मारने लगता है। मतलब मेटाफोरिकली स्पीकिंग ये इन्हें मारकर अपने पास से पीछा छुड़ा रहा है। फिर बर्नार्ड और एशली आकर विलियम को उसके वीआर थेरेपी से बाहर निकालते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। सारे डॉक्टर्स विलियम को उस थेरेपी में डालकर अपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने भाग गए होते हैं। बट सवाल यह है कि बर्नार्ड और एशली ने विलियम को ढूंढा कैसे? मे बी उसके ब्लड ट्रैकर की मदद से, और मे बी, जस्ट मे बी, इसमें भी सेराक का हाथ है। अब बात करते हैं शार्लेट हेल यानी डेलोरेस के दूसरे वर्जन की, जो पर्सनालिटी ब्लीडिंग का शिकार होती है। तो बर्नार्ड के कहने के मुताबिक जब आप किसी होस्ट को दूसरे की बॉडी में डालकर उसे उस शख्स की भी मेमोरीज और फीलिंग्स दे देते हो तो एक टाइम आता है जब इनकी ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज आपस में मिलने लग जाती हैं। इन शॉर्ट, डेलोरेस का ये वर्जन अब धीरे धीरे अपने आप को शार्लेट हेल समझने लगी है और अपने फैमिली से सचमुच प्यार करने लगी है। होस्ट अगर चाहे तो इन इमोशंस को ब्लॉक कर सकते हैं, बट डेलोरेस और फोर्ड दोनों का मानना होता है कि ये फीलिंग्स ही उन्हें इंसानों जैसा बनाते हैं। तो इंसानों के बीच घुलना मिलना है तो ये फीलिंग्स को भी झेलना पड़ेगा। डेटा लीक के बाद शार्लेट अपने घर जाती है और फैमिली से मिलती है, जहां इसका हस्बैंड इसे बताता है कि डोंट वरी, मैंने हमारा प्रोफाइल नहीं पढ़ा, मैं नहीं भरोसा रखता कि एक मशीन हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। मेरा मानना है कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। भाई तुझे वो प्रोफाइल पढ़ लेना चाहिए था। शार्लेट फिर डेलोस को प्राइवेट बनाने वाली एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग के लिए जाती है और जाने से पहले इसकी फैमिली को बोलती है कि कहीं मत जाना, मैं जल्द ही तुम्हें लेने वापस आऊंगी। डेलोस के बाहर सेराक के कुछ आदमी शार्लेट के साथ खड़े बोर्ड मेंबर को खुलेआम गोली मार देते हैं और इसे फोन थमा के बोलते हैं कि सेराक तुमसे कुछ बात करना चाहता है। सेराक फिर इसे बताता है कि वो थोड़ी देर में डेलोस पहुंचने वाला है, तब तक सारे बोर्ड मेंबर्स को कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा कर देना। सेराक फिर ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर डेलोस को खरीदकर अपने कब्जे में ले लेता है और नीचे एक फैसिलिटी में उसके लोग मेव और बाकी के होस्ट को प्रिंट कर रहे होते हैं। फिर डेलोस की बिल्डिंग में सारे लोगोस चेंज होकर इनसाइड के लोगो हो जाते हैं, मतलब इट्स ऑफिशियल नाउ। और फिर सेराक अनाउंस करता है कि सारे होस्ट के डेटा को डिलीट कर दो, वेस्टवर्ल्ड में मौजूद सारी होस्ट बॉडीज को जला दो और तुम्हारे इस थीम पार्क वाले प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। माना इसमें सेराक का करोड़ों का नुकसान होगा, बट वो कोई चांस नहीं लेना चाहता। क्या पता एक दिन डेलोरेस सारे होस्ट की फौज बनाकर इस पर हमला कर दे, इसलिए समय रहते ही इनको ठिकाने लगा दो। इसी के साथ सेराक एक और चीज़ की अनाउंसमेंट करता है कि वो जानता है कि इनके बीच डेलोरेस का भेजा हुआ एक होस्ट मौजूद है, तो जब तक सबका टेस्ट नहीं होगा कोई भी बाहर नहीं जाएगा। शार्लेट फिर कॉल करके न्यूज़ डेलोरेस को देती है, जो इसे बताती है कि तुझे किसी भी हालत में सेराक के डिलीट करने से पहले होस्ट का डेटा बैकअप करना पड़ेगा। शार्लेट फिर अपने फैमिली को कॉल करके बोलती है कि वो आधे घंटे में उन्हें लेने आएगी। ये फिर जाकर सर्वर रूम से होस्ट का डेटा बैकअप करती है और उसकी एक कॉपी डेलोरेस को भेजती है।
सिराक फिर सबको वापस मीटिंग रूम में बुलाता है, जहां जाने से पहले शार्लेट अपने पर्स में एक गन और ये अजीब सा कैन रखती है। मीटिंग रूम में सिराक सबको बताता है कि मुझे वो गद्दार मिल गया। शार्लेट ही डेलोरेस का भेजा हुआ होस्ट है, क्योंकि असली शार्लेट ऐसे मौके पर कभी भी अपने फैमिली को कांटेक्ट करने की गलती नहीं करेगी। और यहाँ पर सिराक एक और हिंट देता है कि शार्लेट का भेजा हुआ होस्ट का बैकअप डेलोरेस तक कभी नहीं पहुंचा। शार्लेट फिर सरेंडर करती है और अपना ब्रेसलेट निकालकर पर्स में अंदर रख देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर अंदर रखे उस कैन को भी एक्टिवेट कर देती है, जिसके अंदर बेहोशी वाली गैस होती है। सिराक के बॉडीगार्ड फिर शार्लेट की तलाशी लेते हैं और उसके पर्स को खाली करके टेबल पर रख देते हैं, उस गैस वाले कैन को भी। गैस से वहाँ मौजूद सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, सिराक को छोड़कर। शार्लेट इसे गोली मारने की कोशिश करती है, बट ये बस सिराक का होलोग्राम होता है, इसीलिए इस पर गैस का असर नहीं हुआ। शार्लेट फिर वहाँ से भागकर नीचे जाती है। इसे फिर पता चलता है कि नीचे सिराक के लोग मेव और बाकी के होस्ट के बॉडीज प्रिंट कर रहे हैं। सिराक ने इधर मेव और बाकी होस्ट के साथ साथ डेलोरेस की एक कॉपी को भी लाया होता है, जिसकी पूछताछ मेव वहाँ सिमुलेशन में कर रही होती है। तो जो लोग कंफ्यूज हैं कि सिराक को डेलोरेस की कॉपी कहाँ से मिली, वेल ये डेम्सी के बॉडीगार्ड का पर्ल है। पर्ल्स का आउटर कवर एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, बुलेट प्रूफ। इसका पर्ल उस धमाके से बच गया और सिराक फिर उसे उठाकर यहाँ ले आया। शार्लेट फिर हेक्टर के पर्ल को उसके केस से निकालकर डिस्ट्रॉय कर देती है। केस बुलेट प्रूफ होता है, बट एक्चुअल पर्ल बड़ा ही नाजुक होता है। और फिर उधर सिमुलेशन में मेव के सामने खड़ा हेक्टर मर जाता है। मेव वहाँ मौजूद सीसीटीवी कैमरास को हैक करके देखती है कि ये काम डेलोरेस का है, मतलब बदला। सिराक के लोग शार्लेट को ढूंढ लेते हैं और इस पर गोलियां चलाने लगते हैं। शार्लेट फिर अपने उस रायट कंट्रोल रोबोट को एक्टिव करती है और इसका सहारा लेकर वहां से भागकर अपने घर चली जाती है। बड़ा ही बैड एस सीन था ये। शार्लेट फिर अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर वहां से चली जाती है, बट तभी अचानक उनके गाड़ी में ब्लास्ट होता है। फिर बारबेक्यूड शार्लेट जलती हुई गाड़ी से बाहर आती है और इमोशनल होकर अपनी फैमिली को जलता हुआ देखती है। मेव की बॉडी भी वहां पर प्रिंट हो जाती है और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है मुसाशी से, जो जकार्ता के पब में आराम से बैठा होता है कि तभी उसे शार्लेट हेल का कॉल आता है। शार्लेट से बताती है कि डेलोरेस को बस अपने मकसद की पड़ी है और उसने हमें बस उसका काम निपटाने के लिए बनाया है। उसे हम मरे या जिए इससे कोई लेना देना नहीं है। बट मुसाशी इसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डेलोरेस का हमेशा साथ देगा। शार्लेट इस बात को पहले से जानती थी, इसलिए इसने ऑलरेडी मेव से मिलकर उसे मुसाशी की सीक्रेट लोकेशन दे दी होती है। तो हमारा शक बिल्कुल सही निकला। डेलोरेस के शार्लेट हेल वाले वर्जन ने फाइनली अपनी पार्टी बदल ली। बट शार्लेट हेल का कॉल आने से पहले मुसाशी ने उसके आदमी को एक सीक्रेट पैकेज डिलीवर करने को कहा होता है। इसके अंदर क्या है वो अभी हमें नहीं पता, बट मुझे लगता है इसके अंदर डेलोरेस का आखिरी पर्ल हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने डेलोरेस के सारे कॉपीज नहीं देखे हैं। फिर मेव के नए साथी होस्ट क्लेमेंटाइन और हनायो शार्लेट की बताई हुई इन्फॉर्मेशन की मदद से मुसाशी को ढूंढकर मार देते हैं। दूसरी तरफ केलब और डेलोरेस अपने अगले मिशन पर मैक्सिको आए होते हैं। और अगर ये जगह आपको थोड़ी जानी पहचानी लग रही है तो वो इसलिए क्योंकि वेस्टवर्ल्ड के आर्किटेक्चर ने वेस्टवर्ल्ड का मॉडल इसी जगह को स्कैन करके बनाया होता है। बाय द वे, केलब को अब डेलोरेस के होस्ट होने के बारे में सब पता चल गया है। डेलोरेस फिर इसे बताती है कि वो केलब की असली सच्चाई जानने उसे यहाँ लेकर आई है। डेलोरेस फिर इसे दिलासा देती है कि डोंट वरी, मेरा प्लान इंसानों पर हुकूमत करना नहीं बल्कि इंसान और होस्ट सबको आज़ाद करने का है, और इस मिशन में तू मेरा साथ देगा। अपने आप को बस एक मामूली कंस्ट्रक्शन वर्कर मत समझना, क्योंकि जल्द ही तू इस दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाला है। फिर ये दोनों अपने टारगेट यानी एक सीक्रेट फैसिलिटी को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाहर से डेलोरेस अपनी कूल ड्रोन ऑपरेटेड स्नाइपर राइफल की मदद से अंदर मौजूद ऑलमोस्ट सारे लोगों को मार देती है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं और बचे हुए एक सिक्योरिटी को भी मार देते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में कहा था, सिराक और उसकी टीम केलब जैसे बागी यानी एनोमलीज को सीक्रेट फैसिलिटी में रखते हैं, जहां पर ये लोग इनके दिमाग को रीप्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। ये भी वैसे ही सिराक की एक बनाई हुई सीक्रेट फैसिलिटी में आए होते हैं, बट यहाँ पर एनोमलीज के अलावा और भी कुछ बड़ा मौजूद होता है। यस, यहाँ कैद होता है रेहोबोम का प्रीवियस वर्जन सोलोमन। और फिर हमें पता चलता है कि सिराक के भाई की तरह इस एआई में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, और इसी वजह से सिराक ने इसे भी बाकी एनोमलीज के साथ यहाँ पर कैद करके रखा होता है। और इमरजेंसी के लिए इसके साथ एक ईएमपी मशीन को भी रखा होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे फायर करके वो सोलोमन को डिसेबल कर सके। केलब और डेलोरेस फिर सोलोमन के पास जाते हैं और उसमें लगे स्पेशल एयरपोर्ट्स यूज करके उससे बात करने लगते हैं। सोलोमन इनको यहाँ देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि ये दोनों वाकई में यहाँ पर है या ये भी एक सिमुलेशन का हिस्सा है। सिमुलेशन, इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे।
सोलोमन फिर केलब को बताता है कि वो भी किसी टाइम इस फैसिलिटी में अपने दिमाग का इलाज कराने लाया गया था। यहाँ के लोगों ने केलब के दिमाग को सक्सेसफुली रीप्रोग्राम किया और वापस उसे बाहर की दुनिया में भेज दिया। बट इस प्रोसेस में गिने चुने लोग ही कामयाब होते हैं और बचे हुए लोगों को ये हाइबरनेशन चैम्बर्स में डाल देते हैं। केलब सिराक के उन पहले सब्जेक्ट्स में से एक था जिनका दिमाग सक्सेसफुली रीप्रोग्राम हो गया था। और तभी केलब को फिर से मेमोरी फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि वो फ्रांसिस और उनकी टीम टेररिस्ट के पीछा कर रहे होते हैं और फ्यूचर वाली नई ट्रैकिंग मिसाइल्स को यूज करके उनके अड्डे पर हमला कर रहे होते हैं। बट फिर इसी ट्रैकिंग टेक्निक की मदद से वो टेररिस्ट केलब और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। केलब और फ्रांसिस फिर उन टेररिस्ट के बॉस को पकड़ लेते हैं, बट फिर से इनका मिशन कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसमें फ्रांसिस मारा जाता है। तो बेसिकली केलब के दिमाग में फ्रांसिस से रिलेटेड ये वाली मेमोरीज होते हैं। बट क्या ये मेमोरीज सच्ची हैं या फिर ये भी इसके AR थेरेपी का नतीजा है? डोलोरेस और केलब एक स्टोरेज रूम में जाते हैं जहां उन्हें सिराक का अपने भाई के लिए प्री रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है। उस मैसेज में सिराक अपने भाई का उस स्टोरेज रूम में स्वागत कर रहा होता है। ओके, यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स है। पहला, ये रिकॉर्डेड मैसेज में जो सिराक है उसके बाल सफेद हैं, मतलब ये रीसेंट वर्जन वाला सिराक है, जवानी वाला नहीं। दूसरा, अगर ये मैसेज सिराक ने अपने भाई के लिए रिकॉर्ड किया था तो ये केलब और डोलोरेस के आने पर क्यों चला? मे बी ये मैसेज हर एक के एंटर करने पर चलता हो, या मे बी इसके पीछे भी कोई डीप मीनिंग है। मूविंग ऑन, उस मैसेज को सुनकर डोलोरेस और केलब स्टोरेज रूम के अंदर चले जाते हैं जहां पर उन सारे एनोमलीज के हाइबरनेशन चैम्बर्स मौजूद होते हैं। देख के लगता है कि सिराक ने यहाँ पर हजारों लोगों को कैद करके रखा है जो उसके रीप्रोग्रामिंग वाले एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए थे। ऐसे ही एक स्पेशल चैम्बर में आई थिंक सिराक का भाई भी कैद होता है। डोलोरेस फिर सोलोमन को बताती है कि उसे रेहोबोम को हराने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है और फिर सरप्राइजिंगली सोलोमन इस बात को मान भी जाता है और उस नई स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने लग जाता है। और फिर केलब को यहाँ अपनी सच्ची कहानी पता चलती है। तो मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। तो केलब की टीम उस मिसाइल ब्लास्ट में मर गई, वहां तक तो सब सच था, बट इसके बाद वाली कहानी पूरी अलग है। आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद केलब और फ्रांसिस रिको ऐप की मदद से इलीगल काम करके पैसा कमा रहे थे और ये रिको ऐप भी सिराक के सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसकी मदद से ये लोग इन एनोमलीज या आउटलायर्स को ठिकाने लगा रहे होते हैं। ऐसे ही एक मिशन पर केलब और फ्रांसिस एक आउटलायर को पकड़ लेते हैं। फ्रांसिस के मना करने के बावजूद भी केलब उस बंदे से बात करने लगता है। ये फिर इन्हें बोलता है कि इसी की कंपनी वो मूड स्विंग्स वाले वेफर चिप्स बनाती है और क्योंकि ये बंदा अब बहुत सवाल करने लग गया था, रेहोबोम ने इसे एक आउटलायर सेक्शन में डाल दिया। ये केलब को बताता है कि तुम दोनों भी इसी सिस्टम का हिस्सा हो और एक दिन तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होना है। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, आई एम श्योर कि तुम लोग ऑलरेडी सिस्टम के टारगेट पर आ गए होंगे। और इसका शक बिल्कुल सही होता है। रेहोबोम केलब को निपटाने उसकी सुपारी फ्रांसिस को दे देता है, बट इससे पहले कि फ्रांसिस कुछ करे, केलब इस बात को भांप लेता है और वो खुद फ्रांसिस को मार देता है। यस, केलब ने ही फ्रांसिस को मारा था। सोलोमन अपने स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा होता है कि तभी वहां पर मेव आ जाती है डोलोरेस से हेक्टर की मौत का बदला लेने। इनके बीच फिर एक जबरदस्त फाइट सीन होता है जिसमें डोलोरेस अपना एक हाथ खो देती है। डोलोरेस फिर भागते हुए अंदर जाती है और मेव को उस EMP मशीन के पास ले जाती है। उधर सोलोमन अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाकर केलब के हवाले कर देता है, बट इससे पहले कि वो उसे इस स्ट्रेटेजी को यूज करने की वार्निंग दे, डोलोरेस EMP डिस्चार्ज कर देती है। मेव, डोलोरेस और सोलोमन सारे उस EMP अटैक से बंद पड़ जाते हैं। ओके, सो अब चलते हैं विलियम की स्टोरी की तरफ। विलियम को पता चलता है कि एशली भी एक होस्ट है जिसे फोर्ड ने अपने मकसद के लिए सिक्योरिटी का हेड बनाकर रखा था। ये तीनों फिर जाकर उस फैसिलिटी का डेटा चेक करते हैं जहां इन्हें बाकी के एनोमलीज और केलब के बारे में पता चलता है। बर्नार्ड इधर समझ जाता है कि इसीलिए डोलोरेस ने केलब को अपने मिशन को लीड करने के लिए चुना है, क्योंकि वो इस काम के लिए परफेक्ट चॉइस है और उसके पास सिस्टम से लड़ने के लिए मकसद भी है। इधर इन्हें यह भी पता चलता है कि विलियम भी उन एनोमलीज में से एक है और उसकी भी AR थेरेपी हो चुकी है। अब वो रिसेंटली हुई थेरेपी की बात कर रहे हैं या इससे पहले भी विलियम यहाँ पर आया था, वो हमें नहीं पता। फिर हमें पता चलता है कि सिराक को ये ह्यूमंस के दिमाग को रीप्रोग्राम करने का आइडिया वेस्टवर्ल्ड वाले होस्ट से आया था और उसे हाई एंड बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी खुद विलियम ने ही बेची होती है। विलियम ने अपनी जिंदगी को अब नया मकसद दिया होता है, मतलब सारे होस्ट का सफाया। वो बर्नार्ड और एशली को बताता है कि समय रहते मुझे मार दो, क्योंकि मैं आगे चलकर तुम्हारी सारी प्रजाति खत्म करने वाला हूँ। बर्नार्ड, एशली और विलियम अब डोलोरेस और केलब को ढूंढने निकले होते हैं। जाते वक्त रास्ते में विलियम को एक गन मिलती है जिसे ये बर्नार्ड और एशली पर तान कर बोलता है कि कहा था ना समय रहते मुझे मार देना, अब भुगतो। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है डोलोरेस के फ्लैशबैक सीन से, जिसमें हम डोलोरेस की पुरानी लाइफ का एक मोनोलॉग देखते हैं। पहले तो ये सब काफी अजीब और आउट ऑफ प्लेस लगता है, बट एंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डोलोरेस और केलब की मेन स्टोरी में जाने से पहले हम विलियम की स्टोरी निपटा लेते हैं।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विलियम बर्नार्ड और एशली स्टब्स को बंदूक दिखाकर बोल रहा होता है कि वो एक एक करके इस दुनिया से सारे होस्ट का सफाया कर देगा। ये बोलकर विलियम स्टब्स को शूट कर देता है और बर्नार्ड अपनी जान बचाने एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है। विलियम से लड़ने बर्नार्ड अपना बैड एस मोड एक्टिवेट करता है और उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। बट तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और मौका देखकर विलियम वहां से भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इनमें से एक पुलिस ऑफिसर वेस्टवर्ल्ड का होस्ट लॉरेंस है और यह है डेलोरेस की आखिरी कॉपी। लॉरेंस फिर बर्नार्ड को एक स्पेशल पार्सल और एड्रेस देता है। ये वही पार्सल है जो पिछले एपिसोड में मुसाशी ने अपने आदमी के हाथ से भेजा था। विलियम वहां से भागकर सीधा जाकर अपने फाइनेंस मैनेजर से मिलता है। डेलोस की डील के बाद विलियम के पास अब ढेर सारा पैसा आ गया है, बट इसके फाइनेंस मैनेजर को लगा था कि ये मर गया है, इसलिए उसने विलियम के फंड्स ब्लॉक कर दिए थे। विलियम फिर से बताता है कि उसे उसका सारा पैसा और डेलोस के सारे इंटरनेशनल लोकेशंस चाहिए। ऑब्वियसली डेलोस जैसे बड़ी कंपनी का एक ऑफिस तो नहीं होगा, इसलिए विलियम इसके दूसरे ऑफिसर्स और रिसर्च सेंटर का एड्रेस मांग रहा होता है। क्यों? इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सिराक के आदमी सोलोमन की लोकेशन पर पहुंचने से पहले केलब वहां से भाग चुका होता है। जाते जाते केलब अपने साथ डेलोरेस का पर्ल भी निकाल कर ले जाता है। फिर डेलोरेस के वर्चुअल असिस्टेंट के बताए हुए प्लान के मुताबिक केलब उसके पर्ल को लेकर एक सीक्रेट लोकेशन पर जाता है जहां डेलोरेस ने अपने सीजन 1 वाली ओरिजिनल मेटालिक बॉडी छुपा कर रखी होती है। केलब डेलोरेस के पर्ल को उसकी ओरिजिनल बॉडी में डालता है और उसे फिर से जिंदा कर देता है। ये दोनों फिर सोलोमन के प्लान को लेकर रिहोबोम को हराने के मिशन पर निकल जाते हैं और यहां हमें पता चलता है कि बाहर की दुनिया में जबरदस्त दंगे चले हैं। सारे लोग रास्ते पर उतर आए हैं और रिहोबोम को बंद करवा के गवर्नमेंट से उनकी लाइफ वापस मांग रहे होते हैं। डेलोरेस फिर अपनी मदद करने के लिए रिको ऐप की मदद से कुछ गुंडों को हायर करती है जो केलब को सर बुला रहे होते हैं। डेलोरेस ने अब केलब को अपने मिशन का मेन लीडर बना दिया होता है। ये सारे मिलकर फिर रिहोबोम की लोकेशन पर जाने लगते हैं कि तभी इनके ऊपर शार्लेट के भेजे हुए आदमियों का हमला होता है। पहले मुझे लगा था कि शार्लेट पार्टी बदलकर अब सिराक के लिए काम कर रही है, बट ऐसा नहीं है। शार्लेट ने पार्टी तो बदली और मेयो को मुसाशी की लोकेशन बताकर सिराक की मदद भी की, बट वो उसके लिए काम नहीं कर रही है। शार्लेट अब अपनी अलग ही खिचड़ी पका रही होती है। शार्लेट के इस हमले में डेलोरेस और केलब अलग हो जाते हैं। केलब तो बच के वहां से निकल जाता है, बट वहां से बाहर निकलते ही डेलोरेस का सामना होता है मेयो से। एक और बैडएस फाइट सीन के दौरान डेलोरेस मेयो को बताती है कि टेक्निकली सारे होस्ट डेलोरेस का कॉपी है। डेलोरेस से पहले बने सारे रोबोट्स किसी न किसी वजह से फेल हो रहे थे, सिर्फ डेलोरेस का मॉडल ही सक्सेसफुल हुआ था। जिसके बाद उन्होंने सारे रोबोट्स को डेलोरेस का प्रोग्राम यूज करके बनाया और सबकी बस थोड़ी थोड़ी मेमोरीज और स्टोरी लाइन चेंज कर दी। तो टेक्निकली सारे के सारे होस्ट डेलोरेस हैं, बट उनके मेमोरीज अलग हैं। एंड नाउ इट मेक्स सेंस कि डेलोरेस की कॉपी होने के बावजूद भी शार्लेट ने अपने लिए अलग रास्ता क्यों चुना, क्योंकि सारे के सारे होस्ट सेम होने के बावजूद भी अंदर से अलग हैं, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। एनीवेज, डेलोरेस अपनी ओजी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉडी की मदद से मेयो पर भारी पड़ने लगती है, बट तभी वहां पर शार्लेट आती है। शार्लेट का होलोग्राम आता है। ये फिर डेलोरेस को बताती है कि उसने इसकी बॉडी में एक फेल सेफ कंट्रोल लगाया है और इसी कंट्रोल को यूज करके शार्लेट डेलोरेस की बॉडी को डिसेबल कर देती है, जिसके बाद सिराक के आदमी उसे उठाकर वहां से अपने साथ ले जाते हैं। यार ये शार्लेट अपनी दुश्मनी को कुछ ज्यादा ही पर्सनल बना रही है। केलब को फिर पता चलता है कि बाहर मची भगदड़ की वजह से रिहोबोम की लोकेशन तक बाय रोड पहुंचना काफी मुश्किल है, बट फिर वहां पर उसकी मदद करने उसके पुराने दोस्त आते हैं और ये लोग मिलकर पुलिस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। इनका प्लान तो सक्सेसफुल होता है, बट इसके चलते केलब का एक दोस्त पुलिस की गोली का शिकार होता है। उधर डेलोस के पुराने ऑफिस में सिराक डेलोरेस को रिहोबोम से कनेक्ट कर देता है और उसके दिमाग में मौजूद उस डिजिटल की तलाश करने लगता है, वो की जो उसे डेलोस के उस सीक्रेट डेटा तक पहुंचाएगी। रिहोबोम एक एक करके डेलोरेस की सारी मेमोरीज को चेक करने लगता है और अनवांटेड मेमोरीज को डिलीट करने लगता है। मतलब धीरे धीरे डेलोरेस अपनी सारी मेमोरीज खोने लगती है। केलब भी उस पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर पहुंच जाता है और अंदर आते ही मेयो के हाथों पकड़ा जाता है। मेयो इसे पकड़कर सिराक के पास ले जाती है, जो इसे सोलोमन की बनाई उस स्ट्रेटेजी की असली सच्चाई बताता है। तो सोलोमन का प्लान रिहोबोम को तो हरा देगा, बट इसका असर सारी दुनिया पर होगा। इन शॉर्ट, केलब की उस स्ट्रैटेजी को रिहोबोम में अपलोड करते ही सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर सिराक केलब की उस मेमोरी डिवाइस को तोड़कर डेलोरेस का प्लान फेल कर देता है। सिराक फिर केलब को बताता है कि जैसे पहले रिहोबोम ने तुझे यूज किया था अपने मकसद के लिए, वैसे ही डेलोरेस ने तुझे फिर से यूज किया उसके मकसद के लिए। केलब भैया फिर सोच विचार करते डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेव की डिजिटल साइकिक एबिलिटीज अब कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गई हैं, जिसकी मदद से वो सिराक का एक सीक्रेट पता करती है।
सिराक रेहोबोम को कंट्रोल नहीं कर रहा, उल्टा रेहोबोम सिराक को कंट्रोल कर रहा होता है। इस डिवाइस की मदद से सिराक कंटिन्यूसली रेहोबोम के कनेक्शन में होता है और इसके मुंह से निकला हर एक शब्द रेहोबोम का होता है। तो एक और फैन थ्योरी सही निकली। सिराक रेहोबोम का बनाया होलोग्राम तो नहीं, बट वो अब पूरी तरह से रेहोबोम का पपेट है। तो एक ही बात है। उधर सिराक के आदमी एक एक करते डेलोरेस की आखिरी मेमोरी तक पहुंच जाते हैं, बट इन्हें कुछ नहीं मिलता। मेव फिर डिसाइड करती है कि वो खुद जाके डेलोरेस से वर्चुअल वर्ल्ड में मिलेगी, जिसके बाद मेव इन्हें बताती है कि मैंने चेक किया बट वो की डेलोरेस के माइंड में नहीं है। सिराक फिर बोलता है कि खैर छोड़ो, डेलोरेस की बची हुई मेमोरीज भी डिलीट कर दो और केलब को भी मार डालो और चलो यहाँ से। बट तभी डेलोरेस जोर से चिल्लाने लगती है और रेहोबोम के अंदर कुछ चमकने लगता है, मानो इसने रेहोबोम के अंदर कुछ डेटा ट्रांसफर किया है। सिराक के आदमी बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ सर, बस पावर का इशू है। और फिर हम देखते हैं कि उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मेव और डेलोरेस की आखिर क्या बातचीत हुई थी, एंड इट्स ऑल कनेक्टेड टू दैट फ्लैशबैक सीन जिसे हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था। डेलोरेस फिर मेव को बताती है कि उसने उसके लिए इंसानों की बनाई हुई काफी जिंदगियां जी हैं और वो अब समझ गई है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं हैं। उसका प्लान इंसानों को मारना नहीं बल्कि उन्हें आजाद करना है। और फिर ये सीजन 1 का फेमस डायलॉग बोलती है, There is ugliness in this world, but I choose to see the beauty. दुनिया में बुराई तो बहुत है, बट मैं हमेशा यहाँ मौजूद अच्छाई पर फोकस करती हूँ। और इधर क्लियर हो जाता है कि डेलोरेस एबरनाथी सीजन 3 की विलेन नहीं बल्कि वाकई में हीरो है। मेव को भी अब डेलोरेस की बात समझ आती है और वो सिराक को छोड़कर केलब की मदद करने का डिसीजन लेती है। सिराक फिर अपने बटन को दबाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, बट जैसा कि मैंने कहा था, मेव अब काफी पावरफुल हो चुकी है। मेव उस बटन को हैक करके उसे उड़ा देती है और सब पर हमला कर देती है। फिर थोड़ी गोलीबारी और तलवारबाजी के बाद मेव जीत जाती है। केलब भैया अभी तक सदमे में होते हैं कि उसे सब येड़ा बनाकर अपने मकसद के लिए यूज करते हैं और इसके बाद अपनी खुद की कोई चॉइस नहीं है। बट फिर मेव इसे समझाती है कि भाई ऐसा नहीं है, डेलोरेस ने तुझे चूज ही इसलिए किया था क्योंकि तुझ में खुद का और सही डिसीजन लेने की काबिलियत है। और इधर हमें पता चलता है कि डेलोरेस का केलब को मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो सब डेलोरेस के प्लान का हिस्सा था। वह पहले से जानती थी कि केलब एक अच्छा इंसान है और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, बट कैसे? तो जैसे पब्लिक के एंजॉय करने के लिए वेस्ट वर्ल्ड है, वैसे ही डेलोरेस ने आर्मी के ट्रेनिंग के लिए भी एक पार्क बनाया था जहां सिपाही इन होस्ट के साथ लड़के अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं और डेलोरेस सीक्रेटली इनके भी दिमाग का डेटा चुरा रहा होता है। डेलोरेस भी किसी जमाने में इस ट्रेनिंग पार्क का हिस्सा थी और तभी उसने केलब के अंदर मौजूद उस अच्छाई को देखा था और बस तब से भाई इसकी नजर में बैठ गया। याद है ना, देयर इज अगलीनेस इन दिस वर्ल्ड बट डेलोरेस चूज टू सी द ब्यूटी। उस गोलीबारी में सिराक भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और रेहोबोम को बोलकर अपने लिए मदद बुलवाने की कोशिश करता है, बट सामने से कोई जवाब नहीं आता। सिराक और रेहोबोम का कनेक्शन अब टूट चुका है। डेलोरेस की उन आखिरी मेमोरीज में सोलोमन का एक्सेस डेटा था, जिसकी मदद से डेलोरेस ने रेहोबोम का सारा कंट्रोल अब केलब के हाथ में दे दिया है और यहाँ सिराक का जबरदस्त मेंटल ब्रेकडाउन होता है। सिराक ने ह्यूमैनिटी को छोड़कर अपनी सारी उम्मीद रेहोबोम पर लगाई थी। इसे लगता था कि इंसानों के पास कभी अपनी खुद की चॉइस नहीं होती, उन्हें हमेशा गाइडेंस की जरूरत होती है, कभी रिलीजन थ्रू असली गॉड से, तो सिराक की कंडीशन में कभी टेक्नोलॉजी थ्रू इस तरह के एआई गॉड से। केलब फिर अपने कंट्रोल को यूज करके रेहोबोम को डिलीट कर देता है और दुनिया को फिर से एक बार इंसानों के हवाले कर देता है। डेलोरेस के साथ साथ रेहोबोम का भी फुल एंड फाइनल हो जाता है। बाहर दुनिया का सर्वनाश शुरू हो जाता है और ये दोनों खड़े होकर कुछ अच्छा होने की उम्मीद करने लगते हैं। ये सब जो चल रहा होता है तब बर्नार्ड उधर अपने अलग ही मिशन पर होता है। लॉरेंस के बताए हुए एड्रेस पर जाने के बाद बर्नार्ड को वहां आर्नल्ड की वाइफ मिलती है, जिसकी दिमागी हालत अब कुछ ठीक नहीं होती। फिर अपनी बीवी आर्नल्ड की बीवी के साथ अपने मरे हुए बेटे के गिले शिकवे मिटाकर बर्नार्ड फ्रेश माइंड के साथ आगे बढ़ता है। बर्नार्ड फिर समझ जाता है कि डेलोरेस ने वो सीक्रेट की इसी के दिमाग में छुपाई है और यहाँ प्रूव हो गई एक और फैन थ्योरी। बर्नार्ड फिर एक छोटे से मोटेल में जाता है और जख्मी स्टब्स को बर्फ से भरे हुए टब में डालकर डेलोरेस का भेजा हुआ वो पैकेज खोलता है, जिसके अंदर होता है एक टाइप का VR हेडसेट, जिसकी मदद से बर्नार्ड उस सीक्रेट की को एक्सेस कर सकता है। बर्नार्ड फिर उस हेडसेट को पहनकर वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, आई थिंक होस्ट पैराडाइज में, और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। फिर इसके एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि विलियम डेलोस के दुबई वाले रिसर्च सेंटर चला जाता है और यहाँ इसकी मुलाकात होती है शार्लेट हेल से। शार्लेट से बताती है कि वो अब डेलोरेस की कॉपी नहीं रही, उसने अपने लिए नया मकसद ढूंढ लिया है। शार्लेट की बॉडी अब पूरी तरह से रिकवर्ड हो गई है, बट इसने जानबूझकर अपने एक हाथ को वैसे ही छोड़ दिया है, एक टाइप की निशानी
जिसे उसकी पुरानी जिंदगी और कमजोरियों की याद दिलाती रहेगी। विलियम फिर शार्लेट पर बंदूक तान देता है, बट तभी वहां पर शार्लेट का बनाया हुआ विलियम का रोबोट वर्जन आता है और असली विलियम का गला काट देता है। और फिर बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि डेलॉस के उस फैसिलिटी में शार्लेट हेल सीक्रेटली सैकड़ों होस्ट को प्रिंट कर रही होती है। याद है ना, शार्लेट ने डेलॉस के डेटाबेस से सारे होस्ट का डेटा कॉपी किया था। लगता है कि सीजन 4 में ह्यूमन वर्सेस होस्ट की जंग होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि मोटेल में बैठा बर्नार्ड फाइनली सिस्टम से बाहर आकर जाग जाता है, बट अब इसकी सारी बॉडी धूल में कवर्ड होती है। मतलब टाइम जंप। अब कितने दिन, महीने या साल का टाइम जंप, ये तो सीजन 4 के आने पर ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।